Hello everyone, welcome back to another revision video of CA Final Customs and FTP। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसकी वीडियो अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4 इंपोर्ट प्रोसीजर एंड टॉपिक नंबर 5 एक्सपोर्ट प्रोसीजर कवर करेंगे। अब ये दोनों ही टॉपिक्स MCQ के लिए मोस्ट रेलिवेंट है, इसमें MCQ आने के चांसेस है और ये चैप्टर पढ़ते वक्त हमें 2 चैलेंजेस मेजरली आएंगे। ये चैलेंजेस क्या है? नंबर 1 इज़ जो भी इंपोर्ट प्रोसीजर या एक्सपोर्ट प्रोसीजर के डिफरेंट प्रोसेस है उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के नेम याद करने में एक चैलेंज आ सकता है और इसमें भी एक चैलेंज होगा कि कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ वेसल के लिए यानी कि शिप के लिए एप्लीकेबल है, कोई वेसल या एरोप्लेन यानी कि एयरक्राफ्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई सिर्फ व्हीकल के लिए एप्लीकेबल है, कोई तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसी एक मिक्सचर हो सकता है। सेकेंड थिंग इज इसमें टाइम पीरियड याद करने में एक प्रॉब्लम आ सकती है। टाइम पीरियड मतलब हर एक प्रोसेस का डिफरेंट टाइम पीरियड है, किसी का 1 दिन का पीरियड है, किसी का 15 डेज का पीरियड है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स है। इसकी खिचड़ी एक पक सकती है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों चैलेंजेस हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए फोकस में रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे मेन फोकस करना है। ओके, अब इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही मैंने एक ये छोटा सा एक फोटो बनाई है, एक छोटी सी ड्राइंग है जिसमें एक शिप है, एक एरोप्लेन है, यहाँ पे हमारी प्यारी भारत माता इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे है एक कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट। अगर शिप है तो पोर्ट पे आएगी, एरोप्लेन है तो एयरपोर्ट पे आएगा, और ऊपर है इम्पोर्टर, नीचे है एक्सपोर्टर। अब इस डायग्राम का लॉजिक ये है या मेन मोटिव ये है कि हमें पूरा चैप्टर सारे कंसेप्ट सिर्फ इसी पेज पे लाके रख दे। तो हम ट्राई करेंगे अगर 100% नहीं तो 90% ऑफ द कंटेंट हमारा इसी चैप्टर में आ जाए, इसी पेज पे आ जाए इस चैप्टर का, ताकि हमारे लिए रिवाइज करने में और इजी हो जाए। और ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको पता है नीचे कमेंट्स में लिंक दे रखा है या तो डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, लेट्स start with our revision of import procedure and export procedure. Let's start with our first topic, arrival of vessels and aircraft in India. This is section number 29, but section number हमें बिल्कुल भी याद नहीं करने। अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो मैं उसको खुद कह दूंगा कि वो याद कर लो उसका नंबर, अदरवाइज नहीं करने हमें। So let's see ये सेक्शन क्या कहता है। Person in charge of a vessel or aircraft entering India not to permit the vessel aircraft to call land at any place other than the custom port, custom airport for the first time after arrival in India or at any time while carrying passengers cargo unless permitted by the board। क्या कह रही है? एक पर्सन इन चार्ज है वेसल और एयरक्राफ्ट का। पर्सन इन चार्ज मीन्स एक पर्सन है जो शिप का इंचार्ज है, एक पर्सन है जो एरोप्लेन का इंचार्ज है। ये जो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सा पर्सन बना रखा है, दिस पर्सन इज नोन एज पर्सन इन चार्ज। ओके, अब ये सेक्शन क्या कहता है? दैट द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ वेसल और एयरक्राफ्ट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इस सेक्शन में व्हीकल की बात नहीं कर रहे, व्हीकल का कोई पर्सन इन चार्ज की बातें नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पर्सन इन चार्ज है जो इंडिया में लेके आ रहा है वेसल एयरक्राफ्ट, ही शैल नॉट परमिट इट टू कॉल और लैंड एट एनी प्लेस अदर देन द कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। अब इंडिया में एक कस्टम पोर्ट बना है, कस्टम एयरपोर्ट बना है, तो ये प्लेन और ये शिप सिर्फ यहीं पे आके रुकेगा और कहीं पे नहीं रुकेगा। तो ये पर्सन इन चार्ज की ड्यूटी है ये इंश्योर करे कि और कहीं पे जाके ये प्लेन ना लैंड करे या ये शिप ना कॉल करे। ओके, बट एक एक्सेप्शन है, इट इज अलाउड टू कॉल और लैंड एट अदर प्लेसेस इफ कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया तो कहीं और पे रुक सकता है, स्ट्रेस ऑफ वेदर या अदर अनअवॉइडेबल कॉजेस, या कोई मतलब वेदर खराब है, क्या कहते हैं, तूफान आ गया, कुछ हो गया, आंधी तूफान आ गया, तो कहीं और रुक सकता है। अब लेट्स सपोज ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एक आइलैंड है, लैंड मास है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है एक छोटा सा,
यहाँ पे शिप भी आके यहाँ पे किसी बीच के पास पे रुक गई, तो वैसे तो अलाउड नहीं है, बट अगर मौसम खराब है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ भी हो गए, कोई भी एक अनअवॉइडेबल रीजंस है, तो यहाँ पे ये रुक सकते हैं। अदरवाइज दे शैल ऑलवेज लैंड और ऑलवेज कॉल एट अ कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। ठीक है, आगे कहता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट। अब कहीं और पे रुकेगा तो कोई ऑब्लिगेशंस भी होगी, उस पर्सन चार्ज पे कोई ड्यूटी लगेगी, तो वो क्या ऑब्लिगेशन है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इन चार्ज इज टू रिपोर्ट द अराइवल ऑफ वेसल या लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट टू द नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर। सबसे पहले कस्टम ऑफिसर जो भी पास में है उसको बताएगा। अगर कस्टम ऑफिसर नहीं है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंड प्रोड्यूस द लॉग बुक इफ डिमांडेड। तो पहली ऑब्लिगेशन क्या है, नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या एक पुलिस स्टेशन के जो भी इंचार्ज है उसको बता दे कि मैंने ऐसे ऐसे वेसल या एयरक्राफ्ट लैंड करा है, कॉल करा है, जो भी हुआ है बता दे। नाउ विदाउट द कंसेंट ऑफ सच ऑफिसर मीन्स ऊपर वाला कस्टम ऑफिसर या पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, उसकी कंसेंट के बिना कोई भी सामान ना उतरेगा और ना ही कोई पैसेंजर उतरेगा। तो नॉट टू परमिट द अनलोडिंग ऑफ एनी गुड्स और एनी पैसेंजर या क्रू टू लीव द विंसिटी ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट, उसको छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सच ऑफिसर। और जो भी ये ऑफिसर कहेगा वो बात माननी पड़ेगी। तो ये 3 ऑब्लिगेशन या 3 ड्यूटी है पर्सन इन चार्ज की ऐसे वेसल एयरक्राफ्ट को लेके जो इंडिया में कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट के अलावा कहीं और रुका है। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइवल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अराइव कर गया, इंडिया की टेरिटोरियल वाटर्स, लेट से ये यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंडिया में अराइव करने से पहले कहीं भी रुके हमें क्या लेना देना, हमें तो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, यहाँ पे लिखा भी है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइवल इन इंडिया, और कहीं नहीं रुकेगा एक्सेप्ट दैट कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। और जब तक उसमें पैसेंजर्स है, कार्गो है, तब भी कहीं पे नहीं रुक सकता। इंडिया से बाहर वो जहां मर्जी रुके, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और बाई चांस अगर वो कहीं और लैंड करता है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कॉजेज, तो सबसे पहले तो पर्सन एक कस्टम ऑफिसर को बता दे नियरेस्ट, एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बता दे, देन उसकी कंसेंट के बिना कोई उतरेगा नहीं सामान, ना ही पैसेंजर्स उतरेंगे, एंड जो भी वो बोले वो करना पड़ेगा। नाउ इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि बिना इसके कंसेंट के क्या कर सकते हैं हम, goods can be unloaded or passengers or crew can leave without the consent किसकी, ऐसे कस्टम ऑफिसर जो नियरेस्ट है या ऐसे पुलिस इंचार्ज की जो नियरेस्ट है पुलिस स्टेशन के, ड्यू टू हेल्थ रीजंस, ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। अब शिप में आग लगी है और कहीं पे वो लैंड कर गई, तो उसकी परमिशन थोड़ा ना लेंगे, निकलना पड़ेगा। या शिप के अंदर एक होल हो गया, अंदर पानी भर रहा है, तो हम कंसेंट का वेट थोड़ा ना करेंगे। सेफ्टी रीजंस है, हेल्थ रीजंस है, या प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है, हम जान बचा के भागना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी बचाने के लिए। तो ये सारे रीजंस की वजह के लिए हमें कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते हैं काम। अब पर्सन इन चार्ज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन कस्टम्स एक्ट में दे रखी है। अगर हम वेसल की बात करें, शिप की बात करें, तो एक मास्टर होता है शिप का, जो एक डेजिग्नेशन होगी किसी की, वो मास्टर की डेजिग्नेशन पे जो बैठा है, दैट पर्सन इज अ पर्सन इन चार्ज। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट का कमांडर या पायलट इन चार्ज। अगर रेलवे की बात करें, ट्रेन की, अब ट्रेन भी हमारी व्हीकल में आ जाती है, जो इस सेक्शन में तो कवर नहीं है, बट व्हीकल का भी पर्सन इन चार्ज होता है। तो कंडक्टर हो गया, कोई गार्ड हो गया, या कोई भी पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, और एनी अदर कन्वेंस में उसका ड्राइवर होगा या कोई और पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, कि ड्राइवर के साथ कोई छोटू बैठा है वो भी हो सकता है इंचार्ज अगर कोई और पर्सन है तो। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि पर्सन इन चार्ज क्या क्या हो सकते हैं। मेनली वेसल के लिए होता है मास्टर, जो एक एमसीक्यू में आ सकता है, और एयरक्राफ्ट का याद कर लेना, बाकी देख लेना। ओके, तो दिस वाज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिलेटिंग टू इम्पोर्ट। अगर एक शिप इंडिया में आता है तो कहीं और रुक नहीं सकता एक्सेप्ट इट्स कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। ओके, then moving to second topic, delivery of arrival manifest, import manifest और import report। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके नाम हमें याद करने हैं, अराइवल मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट रिपोर्ट। और यही चीज़ अगर एक्सपोर्ट में बात आ जाए तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, अराइवल की जगह डिपार्चर, तो डिपार्चर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट में काम आएगा हमारा डिपार्चर मैनिफेस्ट। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट की जगह हो जाएगा
एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, और इम्पोर्ट रिपोर्ट ये हो जाएगा एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट, दोनों सेक्शन एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे के, बस उधर इम्पोर्ट है इधर एक्सपोर्ट है, उधर अराइवल है इधर डिपार्चर है, तो दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इससे होगा क्या, जो जो सेक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कॉमन है उसको मैं साथ में कवर करता चलूंगा, ताकि हमें एक कंसेप्ट हमारा साथ साथ बैठता रहे। अब ऊपर वाला सेक्शन अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, एक्सपोर्ट में तो इसका काम ही नहीं है, एक्सपोर्ट में तो इंडिया से बाहर जा रहा है वेसल, ये अराइवल की बात कर रहा है, तो इसमें एक्सपोर्ट का कोई लेना देना था नहीं सेक्शन से, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डुप्लीकेट इसमें है नहीं एक्सपोर्ट में। ओके, तो देखो 3 डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। अब एक चीज मैं बताऊं, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट एक ही चीज है, बस उसके नाम अलग है। होता है ना, घर का नाम अलग बाहर का नाम अलग, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक बट नाम उसके दो। और इंपोर्ट रिपोर्ट एक अलग से डॉक्यूमेंट है बट नाम हमें तीनों ही याद करने होंगे। ओके, ये होता क्या है, सबसे पहली बात, अराइवल मैनिफेस्ट हो चाहे इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, इज अ डिटेल्ड information to custom authority about the goods in the vessel or aircraft which have been brought into India। जो भी शिप के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी गुड्स आए हैं उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, क्या क्या शिप में हमारे पास सामान पड़ा है। और सेम अगर एक्सपोर्ट के लिए बात करें तो कौन सा, इट विल बी अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू कस्टम अथॉरिटी अबाउट द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इन डॉक्यूमेंट्स में होगा जो जो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है उसकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलिए अब टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ अराइवल, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट कितने टाइम में हमें देना है। कितने टाइम में देने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कौन देगा ये। तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज की ड्यूटी है कि वो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट दे, यानी कि अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है आईजीएम। IGM means import journal manifest, import journal manifest। और एक्सपोर्ट के लिए क्या हो जाएगा, EGM, एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। लॉ वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में मानना है इसको एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। ओके, ये नाम ना याद रखना, कंफ्यूजन हो सकती है, नाम याद करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर भले याद ना रहे बट इसके नाम जरूर याद रखने हैं डॉक्यूमेंट्स के। ओके, तो ये पर्सन इंचार्ज देगा हमारे डॉक्यूमेंट्स, और एक्सपोर्ट के केस में भी पर्सन इंचार्ज देगा, पर्सन इंचार्ज देगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, या कोई और पर्सन दे सकते हैं स्पेसिफाइड बाय सीजी। सेम ये इंपोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, एनी अदर पर्सन जिसको सीजी अलाउ कर दे। ओके, सो 1 सेकेंड। तो ये पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, यही पर्सन देगा पर्सन इंचार्ज अराइवल मैनिफेस्ट, या फिर कह लो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, या हम कह सकते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट। पर्सन इंचार्ज की ड्यूटी है, और इसी पर्सन इंचार्ज की ड्यूटी है टू गिव डिपार्चर मैनिफेस्ट एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ओके, ड्यूटी किसकी है, पर्सन इंचार्ज की। आगे देखते हैं हमारा सेक्शन क्या कहता है। हम देख रहे थे टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। तो अगर गुड्स आ रहे हैं वेसल और एयरक्राफ्ट से, यानी शिप और प्लेन से आ रहे हैं, तो हम अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और अगर व्हीकल से आ रहे हैं तो इंपोर्ट रिपोर्ट। इससे हमें क्या पता चला, व्हीकल के लिए सिर्फ इंपोर्ट रिपोर्ट लगेगा, और वेसल एयरक्राफ्ट के लिए अराइवल मैनिफेस्ट कह लो या इंपोर्ट मैनिफेस्ट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और टाइम लिमिट क्या है, एनी टाइम प्रायर टू इट्स अराइवल। शिप और वेसल आने से पहले कभी भी दे दो, एनी टाइम प्रायर इट्स अराइवल, आने से पहले कभी भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और व्हीकल के केस में विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल, जब ट्रक या ट्रेन व्हीकल आ जाएगा उसके 12 घंटे बाद कभी भी दे सकते हैं। विद इन 12 आवर्स, हम 12 घंटे में कभी भी दे सकते हैं आफ्टर इट्स अराइवल। तो व्हीकल इज आफ्टर इट्स अराइवल, वेसल एयरक्राफ्ट इज एनी टाइम प्रायर टू इट्स अराइवल। अब इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स है, जो भी उनको कन्वीनियंट लगता है, जो भी मेन प्रोसेस है जो
प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोसेस होता है उसके हिसाब से कन्वीनियंट लगता है, उन्होंने ये रूल्स बना दिए, ये टाइम लिमिट बना दी। तो वेसल एयरक्राफ्ट में उनके आने से पहले दे दो, और व्हीकल के लिए आने के 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर कर देंगे। व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज दिस टाइम लिमिट और कौन सा डॉक्यूमेंट किसके लिए लगेगा। फिर कहा गया है प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर ऑफ कस्टम में अलाउ AMIM यानी कि अराइवल मैनिफेस्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट टू बी डिलीवर्ड इन एनी अदर मैनर इफ नॉट फीजिबल टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली। वही अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दे सकते तो मैनुअल दे देगा या कुछ और भी दे सकता है, नॉट वेरी मच रेलिवेंट। फिर आती है पेनल्टी फॉर डिले विदाउट सफिशिएंट कॉज। अगर हम वेसल के आने से पहले नहीं दे पाए ये चीज़, या व्हीकल के आने के 12 घंटे बाद भी नहीं दे पाए, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लग सकती। ये पेनल्टी 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी, 20,000 भी, 25,000 भी, बस 50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। दूसरा, कोई सफिशिएंट कॉज अगर है तो असेसिंग ऑफिसर इसको पेनल्टी माफ़ भी कर सकता है, बट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज पेनल्टी लगेगी नॉट एक्सीडिंग 50,000। फिर अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट तीनों ही डॉक्यूमेंट्स की बातें कर रहा है। मे बी फाइल्ड बिलेटेडली may also be accepted by PO on valid justified grounds। वही बात, अगर sufficient cause है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो पेनल्टी लगा के फिर एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या बोला गया, प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट these documents is any way incorrect or incomplete and no fraudulent intention may permit it to be amended or supplemented। देखो हुआ क्या, एक शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में आने वाली थी, जो भी प्रॉपर इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर नहीं सॉरी पर्सन इंचार्ज ने देना है डॉक्यूमेंट्स, या कोई और पर्सन जिसको CG नोटिफाई कर दे। तो पर्सन इंचार्ज ने क्या करा, इसका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, और इसने पहले ही पकड़ा दिया, बिकॉज टाइम लिमिट है, अगर टाइम लिमिट में नहीं देगा तो पेनल्टी लग जाएगी। तो बिफोर अराइवल इसको किसी भी हालत में देना है ताकि ये पेनल्टी बचा ले। तो इसने इनकम्प्लीट डिटेल्स या जैसी भी तैसे जैसा तैसा डॉक्यूमेंट आधा अधूरा इनको दे दिया, और इसने सोचा कि बाद में अमेंड कर दूंगा, बाद में करेक्ट दे दूंगा, बोल दूंगा गलती हो गई ये ले लो। तो यहीं पे कहा गया है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाइड होना चाहिए डैट दीज रिपोर्ट्स इन एनी वे इज इनकरेक्ट, गलत है या इनकम्प्लीट है, और कोई फ्रॉड की इंटेंशन नहीं है। अगर उसने ये फ्रॉड की इंटेंशन पकड़ ली इसकी कि ये बचाना चाहता था पेनल्टी या कोई फ्रॉड कर रहा है, तो ये अलाउ कर देगा अमेंड सप्लीमेंट करने में, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो कोई फीस लगेगी, कोई पेनल्टी लगेगी, कोई और फाइन लगेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट ये एक छोटा सा लॉजिक हमने यहाँ पे सीख लिया। फिर बोला गया है सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ IGM मींस इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट will not be treated as late filing, however this should be not be used to circumvent the penal provisions of late filing। वही चीज फिर से बोली गई कि इससे कोई हमें पीनल प्रोविजंस बचाने के लिए टू सर्कमवेंट द पीनल प्रोविजंस, वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि हमने शिप और एयरक्राफ्ट अराइवल से पहले तो फाइल कर दिया बट उसको अमेंड करा आफ्टर अराइवल, तो इसको लेट नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा कि विद इन टाइम इसको फाइल कर दिया है। सो दिस वाज आवर इंपोर्ट रिपोर्ट, अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। सिमिलर चीज आ जाती है डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। इसमें भी सेम है, वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए ये दो मैनिफेस्ट है, डिपार्चर एक्सपोर्ट वाले। व्हीकल के लिए रिपोर्ट है एक्सपोर्ट वाली, तो व्हीकल लेगा रिपोर्ट और वेसल और एयरक्राफ्ट करेंगे मैनिफेस्ट। जैसे भी याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा, जो मर्जी लॉजिक बैठा लो। टाइम लिमिट्स क्या है, बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन से निकलने से पहले कभी भी दे सकते हो। जब भी शिप या एयरक्राफ्ट व्हीकल कस्टम स्टेशन से निकले उससे पहले कभी भी दे दो, बिफोर डिपार्चर। इंपोर्ट के केस में क्या था, वेसल एंड एयरक्राफ्ट शुड बी बिफोर अराइवल एंड व्हीकल वुड बी विद इन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल। एक्सपोर्ट के केस में एनी टाइम बिफोर डिपार्चर। ऑलराइट, आगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इतना काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिस्क्राइब मैनर। पेनल्टी यहाँ पे भी सेम है 50,000 रुपीज़ की अगर कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, एंड इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट is in any way incorrect
and there was no fraudulent intention, he may permit such manifest or purport to be amended or supplemented. सेम चीज़ कही गई है, इसको अमेंड सप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हीकल के लिए क्या लगेगा, इंपोर्ट रिपोर्ट लगेगी, एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट रिपोर्ट लगेगी, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट, या कोई और डॉक्यूमेंट का नाम ले सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ लगेगी। टाइम लिमिट्स पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, बस उसको करते चलेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट सेक्शन एक्सपोर्ट पे भी लगेगा, इंपोर्ट पे भी लगेगा। लेट्स सी, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। पहले हमने क्या दिया था, गुड्स की डिटेल दी थी, यहाँ पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी टू कस्टम अथॉरिटी अबाउट द गुड्स। ये मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट में गुड्स की बातें करी गई थी। सिमिलरली एक्सपोर्ट में भी गुड्स की बातें करी थी। अब शिप में, एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स भी आएंगे, क्रू भी आएगा, तो उनका डिटेल्स भी हमें देनी है। कौन देगा, पर्सन इन चार्ज या कोई और स्पेसिफाइड बाय द सीजी। पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट देंगे बिफोर अराइवल इन द केस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल। जो चीज़ ऊपर थी बिफोर अराइवल, एनी टाइम प्रायर टू इट्स अराइवल यानी कि बिफोर अराइवल, तो सेम चीज़ ही चल रही है वेसल और एयरक्राफ्ट में बिफोर अराइवल। और व्हीकल में अपॉन अराइवल, व्हीकल जब अराइव करेगा उसी वक्त, यहाँ पे कोई आवर्स की वो नहीं है ड्यूरेशन, तो व्हीकल जब आएगा तभी देना है। अब ये चीज़ें ना देखो याद ही करनी पड़ेगी, जितना मर्जी इसमें कोई लॉजिक ढूंढ लो, कोई लॉजिक है नहीं, जितना हो सके उसको याद कर लेना बार बार पढ़ के। और एक पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ इसमें भी क्या होता है, पैसेंजर का नाम, एड्रेस, कहाँ से आया है, क्यों आया है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें देनी होगी। सेम पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट और PNR सेम सिमिलर डॉक्यूमेंट्स है। पेनल्टी विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर कोई डिले हो जाए तो वही 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। अब एक्सपोर्ट में भी सेम प्रोसीजर्स है, पर्सन इन चार्ज देगा और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय सीजी शेल डिलीवर टू प्रॉपर ऑफिसर। PNR और क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, वहाँ पे अराइवल था, यहाँ पे डिपार्चर हो गया। और PNR इंफॉर्मेशन यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं बताया गया, जो भी प्रिस्क्राइब करा होगा रूल्स रेगुलेशंस में, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कोई भी टाइम हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं। पेनल्टी कितनी, 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी यहाँ पे चल रही है। पेनल्टी हमने देखा 50,000 रुपये की चल रही है। और टाइम हो गया शिप और एयरक्राफ्ट में बिफोर अराइवल। व्हीकल में अगर कोई इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे रहे हैं तो विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल, और PNR और ये सब दे रहे हैं क्रू रिपोर्ट तो अपॉन अराइवल। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम द वेसल अंटिल एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड। अब ये एक नया डॉक्यूमेंट आया है जिसका नाम है एंट्री इनवर्ड। ठीक है, लेट्स सी क्या कह रहा है ये, इंपोर्टेड गुड्स वेसल से अनलोड नहीं किए जाएंगे अनलेस एक एंट्री इनवर्ड का डॉक्यूमेंट मिले। और एक चीज इस सेक्शन में याद रखना है, इस टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ वेसल की बात हो रही है, ना इसमें एयरक्राफ्ट है ना इसमें व्हीकल है, किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ हो रही है वेसल की बातें। क्या कहता है ये, मास्टर ऑफ द वेसल, वेसल का मास्टर मतलब पर्सन इन चार्ज, shall not master of vessel not permitted for unloading of any imported goods until order granting entry inward given by proper officer। तो पर्सन इन चार्ज की ड्यूटी है कि शिप से सामान उतारना ना स्टार्ट करे जब तक एक एंट्री इनवर्ड नहीं मिल जाता प्रॉपर ऑफिसर से। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर कब देगा, ऑर्डर टू बी गिवन ओनली इफ द अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट डिलीवर्ड और द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड ऑफ वैलिड रीजन ऑफ नॉन डिलीवरी। यानी कि जब पर्सन इन चार्ज एक अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे देगा, यहाँ पे ध्यान रखना इंपोर्ट रिपोर्ट की बात नहीं हो रही, क्योंकि इंपोर्ट रिपोर्ट लगता है सिर्फ व्हीकल पे, तो इंपोर्ट रिपोर्ट नहीं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या तो अराइवल मैनिफेस्ट। ठीक है, या तो वो दे दे या प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गए, अगर नॉन डिलीवरी में भी कोई वैलिड रीजन है तो ही। एक्सेप्शन है यहाँ पे कुछ,
कि अगर कोई बैगेज है, अनलोडिंग ऑफ बैगेज अकम्पनिंग पैसेंजर, अगर अकम्पनीड बैगेज है, अनअकम्पनीड नहीं है बट पैसेंजर के साथ है, तो वो अलाउड है, उसके लिए कोई एंट्री इन्वर्ट नहीं चाहिए। मेंबर ऑफ द क्रू वो भी उतर सकता है, मतलब मेंबर ऑफ द क्रू का बैगेज भी उतर सकता है। मेल बैग्स, एनिमल्स, ये पेरिशेबल और हजार्डियस गुड्स, ये सारे एक्सेप्शन में है जिसके लिए एंट्री इन्वर्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज एंट्री इन्वर्ट चाहिए होगा टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम द वेसल। कहने का मतलब ये जो हमारा वेसल है, जब ये यहाँ पे कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा, इसके अंदर जो भी कार्गो के बॉक्सेस होंगे या ठीक है, तो उसको अनलोड करना होगा। तो अनलोड के लिए प्रॉपर ऑफिसर एक एंट्री इनवर्ट देगा। प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट एन एंट्री इनवर्ट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद ही ये अनलोड करना स्टार्ट कर सकता है, और ये पर्सन इन चार्ज की ड्यूटी है। एक्सेप्शन हमने देखे, अगर अकम्पनिंग बैगेज है ऑफ पैसेंजर और क्रू, कोई एनिमल है, पेरिशेबल और हजार्डियस गुड्स, मेल बैग्स यानी कि पोस्टल गुड्स है, तो वो सब अलाउड है। फिर आगे क्या क्या बोला गया, दिस इज ओनली फॉर वेसल एंड नॉट फॉर एयरक्राफ्ट व्हीकल, ये याद रखने वाली बात है। फिर एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड हैज टू बी सबमिटेड अलोंग विद द इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट जब पर्सन इन चार्ज देगा तभी वो एप्लीकेशन दे देगा फॉर एंट्री इनवर्ड। तो एंट्री इनवर्ड की एप्लीकेशन देने की ड्यूटी किसकी है, पर्सन इन चार्ज की। तो पर्सन इन चार्ज की एक तीसरी ड्यूटी और आगे हमारे पास, तीसरा डॉक्यूमेंट जो पर्सन इन चार्ज हैंडल करेगा, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड। एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड, ये भी पर्सन इन चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पर्सन इन चार्ज क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो वो किसी शिप को या एयरक्राफ्ट को कहीं रुकने नहीं देगा एक्सेप्ट दैट कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट, और कोई अनअवॉइडेबल रीजन है तो वो रुक सकता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। देन अराइवल मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट रिपोर्ट बनाएगा, या डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट बनाएगा और देगा अपने ठीक है। फिर पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, सेकंड चीज। थर्ड इज एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड, ये भी पर्सन इन चार्ज देगा। और डिपार्चर यानी कि एक्सपोर्ट के केस में एंट्री इनवर्ड है तो क्या हो जाएगा, एंट्री, बताओ बताओ बताओ, कमेंट्स में बताओ, यहीं पे पॉज करो और लिखो, और फिर बताओ कि एंट्री इनवर्ड की जगह हो जाएगा एंट्री आउटवर्ड। ठीक है, ये होगा एक्सपोर्ट के केस में। चलिए, और एक चीज मैं बता दूं, ये जो चार्ट है ये आपको ही फिल करना है, मैं फिल नहीं करूंगा पूरा। अगर जगह बना के जैसे भी करना है, कहीं पे टाइम लिमिट्स लिखनी है, हमने इसकी टाइम लिमिट्स पढ़ी थी, ठीक है, तो वो टाइम लिमिट्स अगर लिखनी है, अगर खुद याद रखनी है आपको, देखो एग्जाम आपने लिखना है, खुद की मेहनत करो, ठीक है। तो जितना हो सके इस चार्ट को फिल कर लो, ताकि एक तो खिचड़ी ना बने, ये याद रखना, चीज़ें क्लियर हो, जो भी इंपॉर्टेंट है बस वही लिखना, अदरवाइज बेकार की चीज़ें मत लिखना, उसके लिए तो पूरे नोट्स है वो रीड कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड इज एन एक्नॉलेजमेंट of the fact that the custom department is ready to supervise the unloading of the cargo, क्योंकि गुड्स उतरेंगे तो कस्टम डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, तो एंट्री इनवर्ड एक परमिशन है एक तरीके से। नाउ विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, imported goods cannot be unloaded unless they are mentioned in the import journal manifest for being unloaded in that custom station। कहने का मतलब, जो हमने मीन्स पर्सन इन चार्ज ने इम्पोर्ट रिपोर्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट, जिसको कॉमनली कलेक्टिवली कहा जाता है इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, अगर वो उसमें जो जो गुड्स मेंशन है वही उतर सकते हैं उस कस्टम स्टेशन में, अदरवाइज नहीं उतर सकते, ठीक है। तो दिस वाज आवर एंट्री इनवर्ड। एक्सपोर्ट के केस में हो जाएगा एंट्री आउटवर्ड। तो लोडिंग ऑफ गुड्स नॉट टू स्टार्ट ऑन वेसल अंटिल एंट्री आउटवर्ड इज ग्रांटेड। अगेन ये सिर्फ वेसल के लिए है, इसमें एयरक्राफ्ट और व्हीकल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे लोडिंग की बात कर रहे हैं, शिप में जब एक्सपोर्ट के लिए गुड्स लोड होंगे उसकी बात हो रही है। तो मास्टर ऑफ द वेसल, मास्टर यानी कि पर्सन इन चार्ज, shall not begin the loading of any export goods until entry outward is granted by PO to such vessel। फिर वही not applicable to baggage and mail bags and this is only for vessel and not for aircraft।
फिर एक छोटी सी चीज बोली गई है, एंट्री इनवर्ड इज अ परमिशन टू बिगिन अनलोडिंग, कि अनलोडिंग करो ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एंड एंट्री आउटवर्ड इज अ परमिशन टू बिगिन लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, ये पूरे एक एंट्री इनवर्ड आउटवर्ड होता क्या है उसका बस बता दिया। एंट्री इनवर्ड अनलोड करने के लिए, एंट्री आउटवर्ड लोड करने के लिए। ठीक है, आई होप अभी तक चीजें समझ आ रही है, और अगर पहले पढ़ रखा है तो रिकॉल भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स बीइंग वाटरबॉर्न। अब ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, ध्यान देना। पहले यहाँ पे रीड करते हैं। मेनी अ टाइम अ वेसल कैन नॉट बी बर्थ एट द पोर्ट due to various reasons like size of the vessel, hazardous nature of cargo, etc. In such a situation, the cargo is ferried from or to the ships anchored at the mid-sea to the port in boats known as lighters. क्या चीज कह रहा है ये? देखो, ऐसा है, इंडिया में एक शिप आ रही है। ठीक है, दिस इज शिप। अब इस शिप का साइज ही काफी बड़ा है, टाइटैनिक जैसी बड़ी शिप है, या इसके अंदर कोई हजारियस सामान है, या पोर्ट में अभी शिप लगाने की जगह ही नहीं बची, पहले से इतना ट्रैफिक है कि जगह ही नहीं बची। बट इस शिप का सामान तो अनलोड करना है। कितने दिन खड़ी रहेगी यहाँ पे, समझ लो आने वाले 15 दिनों तक ये शिप यहाँ पे आ ही नहीं सकती, या जगह है बट साइज ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे आ ही नहीं सकती। जो मर्जी कर लो, चाहे अभी जगह भी खाली है बट आ ही नहीं सकती। तो क्या होगा, एक छोटी छोटी कश्तियां यानी कि बोट्स यूज करी जाती है इससे गुड्स यहाँ पे ले जाने के लिए। इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में गुड्स यहाँ पे ले जाने के लिए। और अगर एक्सपोर्ट का केस है और इस शिप में एक्सपोर्ट गुड्स जानी है इंडिया से, तो यहाँ से शिप्स जाती है एक्सपोर्ट का गुड्स लेके, और यहाँ से शिप जाती है इंपोर्ट गुड्स लेके। और इन छोटी छोटी शिप्स को, छोटी छोटी बोट्स को, शिप नहीं बट बोट्स को टेक्निकल टर्म कहा जाता है लाइटर्स। दे आर लाइटर्स, सिगरेट जलाने वाले लाइटर्स नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सामान इधर से उधर करने वाली छोटी छोटी बोट्स को प्यार से लाइटर्स कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इसको एक बार फिर से। Many a times, a vessel cannot be berthed at the airport due to various reasons like size of vessel, hazardous nature of cargo, etc. तो वो पोर्ट में नहीं आ सकती। इस सिचुएशन में कार्गो इज फेरिड फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप यानी कि इंपोर्ट के केस में फ्रॉम द शिप, शिप पे सामान पड़ा है, फ्रॉम द शिप, और टू द शिप यानी एक्सपोर्ट के केस में इंडिया से टू द शिप लेके जा रहे हैं। एंकर्ड एट मिड सी, समुद्र के बीचों बीच है, टू द पोर्ट इन बोट्स नोन एज लाइटर्स। अब ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, लाइटर्स कहा जाता है इन्हें। अब इस बोट में यहाँ से उधर सामान ले जाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहा जाता है बोट नोट। So boat notes are issued to cover transport of cargo to or from vessels that cannot come into the port। तो बोट नोट इशू करे जाते हैं, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना। अगर देखो यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये आमने सामने नहीं है, एक दूसरे से चेक नहीं कर सकते, यहाँ से सामान जा रहा है, तो यहाँ पे जो पर्सन इन चार्ज है वो चेक तो करेगा ना कि ये सामान आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए, या ये सामान यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए बोट नोट्स प्रिपेयर होते हैं। अब बोट नोट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। देखो, अगर इंपोर्टेड गुड्स टू बी वाटर बॉर्न फॉर लैंडिंग फ्रॉम वेसल, देखो एक चीज मैं बताऊं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर बॉर्न, कि गुड्स हमने वाटर बॉर्न करे हैं। अब अगर इंपोर्टेड गुड्स वाटर बॉर्न हो रहे हैं, अगर शिप से ये इंडिया जा रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स, इफ इंपोर्टेड गुड्स टू बी वाटर बॉर्न फॉर लैंडिंग फ्रॉम वेसल, तो इस केस में बोट नोट रिक्वायर्ड है, ऑलवेज रिक्वायर्ड है, बोट नोट बनेगा। बट एक्सपोर्ट के केस में डिफरेंट है। एक्सपोर्ट के केस में कहा जाता है एक्सपोर्ट गुड्स टू बी वाटर बॉर्न फॉर शिपिंग इफ नॉट अकम्पनीड बाय शिपिंग बिल। इसमें ना दो सिचुएशन आ जाती है। अगर एक्सपोर्ट गुड जिनके पास शिपिंग बिल नहीं है, शिपिंग बिल अब एक और नया डॉक्यूमेंट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। अगर एक्सपोर्ट गुड्स के साथ शिपिंग बिल नहीं है तो बोट नोट चाहिए होगा। बट अगर एक्सपोर्ट गुड्स में दे आर अकम्पनीड विद शिपिंग बिल,
उनके पास शिपिंग बिल है, एक्सपोर्ट गुड्स जा रहे हैं उसके साथ शिपिंग बिल है, तो बोट नोट नहीं चाहिए, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ बोट नोट। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से रीड करेंगे दैट बोट नोट इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, हमेशा के लिए। इंपोर्टेड गुड्स के साथ शिपिंग बिल हो या ना हो, इंपोर्टेड गुड्स में तो शिपिंग बिल होता भी नहीं वैसे तो इंपोर्टेड गुड्स के लिए इट इज ऑलवेज, बोट नोट इज रिक्वायर्ड ऑलवेज। बट एक्सपोर्ट गुड्स में अगर शिपिंग बिल है उनके साथ तो एक बोट नोट नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। बट इफ दे आर नॉट अकम्पनीड बाय शिपिंग बिल द बोट नोट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, एक बहुत ही माइनर सा पॉइंट और इसमें एमसीक्यू बन सकता है, कब चाहिए कब नहीं चाहिए। फिर एक्सेप्शन, ये एक जनरल एक्सेप्शन है, क्या कहते हैं, गुड्स कैन बी वाटर बॉन्ड, वाटर बॉन्ड का मतलब मैंने समझा दिया, विदाउट अकम्पनीड बाय अ बोट नोट इफ बोर्ड में गिव जेन्युइन परमिशन बाय नोटिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट खुद ही कह दे या एक कोई स्पेशल नोटिफिकेशन स्पेशल परमिशन दे दे कि बोट नोट नहीं लगेगा, सरकार ने बोला नहीं लगेगा तो मतलब नहीं लगेगा, कुछ कह नहीं सकते, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बताया डिफरेंस क्या है, इंपोर्ट के केस में बोट नोट हमेशा ही चाहिए अगर वाटर बॉर्न हो रहा है गुड्स। एक्सपोर्ट के केस में पहले चेक करो, एक्सपोर्ट की गुड्स शिपिंग बिल है साथ में तो बोट नोट नहीं चाहिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट तो है ना बट शिपिंग बिल भी नहीं है, अरे यार बोट नोट तो चाहिए होगा फिर, तो चाहिए होगा तो मतलब चाहिए। तो इसमें एक्सपोर्ट भी कवर हो गया, इंपोर्ट भी कवर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो इंपोर्टेड गुड्स शिप से अनलोड हो जाएंगे, कस्टम पोर्ट पे पड़े होंगे, ठीक है, उन गुड्स की कस्टडी किसके पास होगी और किस तरीके से उसको रिमूव करा जाएगा उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। So until the imported goods are cleared for home consumption or warehouse, जब तक imported goods को home consumption के लिए clear नहीं करा लेते या warehouse में deposit कराने के लिए clear नहीं करा लेते, they shall remain in the custody of such person as may be approved by the commissioner of custom, और इस पर्सन को कहा जाता है प्यार से कस्टोडियन। ठीक है, और इसी से अगर हम एक पहले पढ़ी हुई चीज को याद करने की कोशिश करें जो हमने चैप्टर 1 में सेक्शन नंबर 13 पढ़ा था, विच डील्स विद पिल्फरेज। अब सेक्शन नंबर का सिर्फ एक रेफरेंस है, इसको याद नहीं करना सेक्शन नंबर, ऐसा ना होगी आप सोचो पिल्फरेज का सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है याद कर लो, हो जाता तो अच्छी बात है, बट सेक्शन 13 डील करते हैं पिल्फरेज के साथ। वहां पे हमने सीखा था कि अगर पिल्फरेज होती है और कस्टम, मतलब एक हमने पढ़ा था कि कब पिल्फरेज होगी, तो उस टाइम पे अगर पिल्फरेज होती है तो उस गुड्स की कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा, कस्टोडियन, क्योंकि कस्टोडियन की कस्टडी में पड़े थे वो गुड्स। सो इफ द इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग इन अ कस्टम एरिया while in the custody of the custodian, then the custodian shall be liable to pay the duty on such goods। custodian की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो कस्टम ड्यूटी पे करे उसके लिए। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देख लेते हैं फटाफट से। वो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सेंड कर देगा उसकी कॉपी पीओ को। नॉट टू परमिट द रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ पीओ इन राइटिंग। अब ऐसा ना हो कि जैसे गुड्स अनलोड हुए कस्टम एरिया में, ये बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं और इम्पोर्टर कस्टोडियन को कहेगी भाई ये मेरे को सामान दे दे, क्लियर करा दे या रिमूव कर दे, तो रिमूव नहीं कर सकता, अगर पीओ की परमिशन होनी चाहिए। फिर टैली द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स लैंडेड अगेंस्ट द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एंड सेंड अ रिपोर्ट नोन एज आउटटर्न स्टेटमेंट टू द कस्टम्स अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी मतलब प्रॉपर ऑफिसर। क्या कहना चाह रहा है, कस्टोडियन क्या करेगा, एक पर्सन इन चार्ज, देखो पर्सन इन चार्ज ने एक इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट यानी इंपोर्ट रिपोर्ट, अराइवल रिपोर्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करा था और इसी के बेसिस पे गुड्स अनलोड हुए। कस्टोडियन क्या करेगा, जो गुड्स अनलोड हुए और जो आईजीएम में गुड्स मेंशन है उनको कंपेयर करेगा कि वही गुड्स आए ना, कुछ और तो नहीं आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई और गुड्स नहीं अलाउ कर सकता या कोई और गुड्स अनलोड नहीं हो सकते, तो वो उसको मैच करेगा और एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसका नाम है आउटटर्न स्टेटमेंट, और वो कस्टम अथॉरिटीज को दे देगा। दिस इनेबल्स द अथॉरिटीज टू चेक वेदर ऑल गुड्स मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड मतलब आईजीएम में जो लिखे हैं इन द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट हैव एक्चुअली बीन लैंडेड, वो उतर चुके हैं वहां पे। तो ये तो था कस्टडी का कि कस्टोडियन के पास कस्टडी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई पिल्फरेज हो जाती है। अब इसी पे एक आईसीआई पे एक इलिस्ट्रेशन है,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ इतनी सी चीज़ पढ़ के जो सेक्शन में दिया है चले जाए और ये इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें अगर एग्जाम में आ जाए, तो हमारी पक्की बात है कि हमारा आंसर गलत होगा। क्यों? लेट्स सी द इलस्ट्रेशन एंड देन आंसर इट। Messrs Pipley Importers Limited imported certain goods which were unloaded in the custom area on 1st of October. When order for clearance was passed by proper officer on 5th October, it was found that there was some pilferage of goods. As the imported goods were in the custody of Port Trust, the department demanded duty from the custodian under Section 45(3) of the Customs Act 1962 on such pilferage. हुआ गया, एक इम्पोर्टर है, उसने कोई सामान मंगाया और उस सामान की पिलफरेज हो गई जब वो कस्टडी में था। कस्टडी किसकी थी? पोर्ट ट्रस्ट की, जो पोर्ट का ट्रस्ट है, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट है उस कस्टोडियन से ड्यूटी मांगी कि पिलफरेज हुई तो ड्यूटी तुम भरो, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि पिलफरेज के केस में कस्टोडियन ड्यूटी पे करेगा। आगे कहता है पोर्ट ट्रस्ट ने मना कर दिया such duty contending that it was not an approved custodian falling under the section 45 and possession of goods by it was by virtue of the powers conferred under the Major Port Trust Act 1963. Hence it is not liable for custom duty on the pilfered goods. Messrs. Peeply Import has also asked the Port Trust to make good the loss of goods. Examine whether the demand made by custom and Messrs. Peeply Imported are justified in law referring to the decided case law. क्या कह रहा है ये? देखो, पोर्ट ट्रस्ट ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे बिकॉज हम अप्रूव्ड कस्टोडियन नहीं है एंड हम तो सिर्फ मेजर ट्रस्ट एक्ट एक और लॉ है उसके अंडर काम कर रहे हैं, हेंस वो कस्टम ड्यूटी नहीं पे करने के लायबल। दूसरा, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, जो इम्पोर्टर है, जो ओनर है उस गुड्स का, उसने भी इससे पोर्ट ट्रस्ट को कहा कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो भर के दो, तुम उसकी रखवाली कर रहे थे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो मेरा अगर 1 लाख का लॉस हुआ तो तुम पे करो। तो ये मिस्टर्स इम्पोर्टर तो 1 लाख रुपए मांग रहा है अगर 1 लाख का सामान है। गवर्नमेंट यानी कि डिपार्टमेंट मांग रही है उस पर 10,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी। अगर 10,000 की कस्टम ड्यूटी है तो क्या वो लायबल है देने के लिए, क्या नहीं है? हमारा आंसर, अगर हम आंसर ना पढ़े तो होगा कि कस्टोडियन है तो वो पे करेगा, बट असल में आंसर है कि वो पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अप्रूव्ड कस्टोडियन नहीं है वो बाय कमिश्नर, और इसी का आंसर यहाँ पे लिखा गया। इसको पढ़ते हैं। और ये जो एक्ट है हमारे सिलेबस में तो नहीं है बट इसका रेफरेंस जरूर दिया गया है, आईसीए का खुद क्वेश्चन में ये एक्ट का रेफरेंस है। तो क्या कहता है ये? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस लॉ है। ये मैं कहूँगा अगर याद कर लो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लिखने में थोड़ा सा वजन पड़ेगा आंसर में। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट हेल्ड दैट कंसिडरिंग द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन याद नहीं करना वैसे, द लायबिलिटी टू पे ड्यूटी इज ऑफ द पर्सन इन हुज कस्टडी द गुड्स रिमेन एज अप्रूव्ड पर्सन। किसी पर्सन को अगर डिपार्टमेंट ने अप्रूव करा है एज अ कस्टडी, वो ही लाइबल है उस पर ड्यूटी पे करने के लिए। Therefore, Section 45 applies only to private custodian who are required to be approved by Personal Commissioner of Custom. तो जो भी जिनको भी अप्रूव करा गया है वही लाइबल है ये ड्यूटी पे करने के लिए पिलफरेज की। Accordingly, Major Port and Airport covered by Major Port Trust Act 1963 who do not require any approval are not covered by Section 45, वो Section 45 में कवर नहीं होंगे। देखो हुआ क्या, जो कस्टम का पोर्ट है उसका कोई ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंडर आता है। अब इसकी तो जिम्मेदारी है, सामान आएगा तो ये तो देखेगा, ये एक तरीके से ट्रस्टी है इस पूरे पोर्ट का। इसको किसी ने अप्रूव नहीं करा प्रिंसिपल कमिश्नर ने कि इस एरिया के सामान की रखवाली तू करेगा, तू कस्टोडियन है इसका। ये तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंडर इसकी पावर है, उसकी ड्यूटी ये फुलफिल कर रहा है और इनको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है सामान की देख रेख करने के लिए। एक तरीके से वॉच डॉग है पूरे कस्टम पोर्ट के। Thus the department cannot demand duty from the port trust on the pilferage under section 45. डिपार्टमेंट इनसे ड्यूटी नहीं मांग सकता। डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था, किसी और पर्सन को अप्रूव करे कि तू कस्टोडियन है इस एरिया का, इस इलाके का, तू कस्टोडियन है, तू देख भाई।
पोर्ट ट्रस्ट तो सीनियर है, वो तो एक तरह से ओनर है पूरे ट्रस्ट का। Also, Section 45 holds that the custodian responsible only in respect of custom duty in respect of pilfered goods. It does not extend to the value of lost goods. ये वो कह रहा है कि ये जो मेसर्स पीपली इम्पोर्ट है ये वैल्यू भी नहीं मांग सकता, बट वैल्यू ले सकता है हाउएवर पोर्ट ट्रस्ट एज बेली। अब एज अ बेलर बेली है वो उन गुड्स का, इज लायबल फॉर वैल्यू ऑफ द गुड्स टू द इम्पोर्टर। जो इम्पोर्टर है मेसर्स पीपली इम्पोर्टर, इसको वो वैल्यू देने के लायबल है। अगर इम्पोर्टर केस करे तो वो जीत सकता है। ही इज लायबल दैट द ट्रस्ट इज लायबल एज अ बेली। अब ये चीज़ याद करनी होगी इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन एक बार फिर से रीड करना, समझना, प्रॉब्लम आए तो एक बार मेरे को कमेंट में बताना है, मैं फिर से ट्राई करूंगा समझाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन हमें एक चीज़ और सिखाता है कि हमें आईसीए के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के आईसीए के स्टडी मैट में कंसेप्ट इस सेक्शन का बस इतना सही है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के हम सोचे कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नई कहानी बनी होगी। यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट की बातें करी गई है जो सेक्शन में नहीं पता, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी इटसेल्फ। तो हमें क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। विदाउट क्वेश्चन हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। कि हम सोचे कि कंसेप्ट हमें पता है हम वो लिखेंगे तो नहीं वर्क करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So let's start with our next topic, section number 46, filing of bill of entry, and it is most important topic. Let's see. Importer of any goods shall file a bill of entry. अब ये एक नया डॉक्यूमेंट आया है, बिल ऑफ एंट्री। कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट। बिल ऑफ एंट्री होता क्या है? इट इज़ एन एप्लीकेशन बाय इंपोर्टर। इंपोर्टर एप्लीकेशन दे रहा है कस्टम डिपार्टमेंट को कि वो उनके गुड्स को असेसमेंट कर दे एंड क्लियर कर दे फ्रॉम कस्टम एरिया। इंपोर्टर एप्लीकेशन दे रहा है टू द कस्टम डिपार्टमेंट फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बिल ऑफ एंट्री। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ हमें क्या देखनी है, अभी तक हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का कोई रोल ही नहीं था। हमने देखा था एक अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, या डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। फिर हमने देखा था एक एंट्री इनवर्ड, एंट्री आउटवर्ड, जो लोडिंग और अनलोडिंग की परमिशन होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर्सन इन चार्ज फाइल करता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो अभी तक कुछ आया ही नहीं पिक्चर में। अब एक पहला डॉक्यूमेंट आया है, इंपोर्टर फाइल करेगा एक बिल ऑफ एंट्री। ये क्या चीज है? इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर को, कस्टम डिपार्टमेंट को, कि जो गुड्स अनलोड हो चुके हैं यहाँ पे कस्टम पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, अब वो क्लियर करवा दो, उस पर जितनी कस्टम ड्यूटी बनती है असेसमेंट करो और उसको क्लियर करवा दो। ये एक एप्लीकेशन दे रहा है इंपोर्टर। अब अगर एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के केस में भी ऐसे एक बिल लगेगा। तो अब एक्सपोर्टर के केस में उस बिल का नाम क्या होगा? अभी तक हमने एक कॉमन सेंस से देखा था कि अगर एंट्री इनवर्ड है तो एंट्री आउटवर्ड हो जाए। तो ऐसे बिल ऑफ एंट्री है तो क्या एक्सपोर्टर के केस में बिल ऑफ एग्जिट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉमन सेंस काम नहीं आएगी। यहाँ पे लॉ ने दो डॉक्यूमेंट्स का नाम दे रखा है। एक्सपोर्टर के केस में या तो शिपिंग बिल लगता है या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगता है। इसको हम देखेंगे जब एक्सपोर्टर का हम पढ़ेंगे। बट दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट। और इंपोर्टर के केस में एक ही डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एंट्री। तो कॉमन सेंस है यहाँ पे नहीं बनाना, हर जगह अपनी कॉमन सेंस नहीं चलानी। लॉ ने दे रखा है वही हमें याद करने हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम। बिल ऑफ एग्जिट नहीं कर सकते और यहाँ पे बिल ऑफ इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या है, सेक्शन के अंदर की बातें क्या है, उसको पढ़ने की और समझने की ट्राई करते हैं। चलिए, इतना हमें पता चल गया कि बिल ऑफ एंट्री एक एप्लीकेशन है फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल वो क्या होगा? इट इज एन एप्लीकेशन। ये एक्सपोर्टर वाले में आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 50 डील करता है। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज एन एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर टू द कस्टम डिपार्टमेंट फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। और यहाँ पे था फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस
ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया। ओके, अब एक पे ध्यान देते हैं हम, बिल ऑफ एंट्री जो इंपोर्ट के लिए हम पढ़ेंगे। 3 तरीके के बिल ऑफ एंट्री होते हैं, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन है तो फॉर्म होता है वाइट कलर का, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। वाइट वाला होता है फॉर होम कंजम्पशन, इंपोर्टर ने सामान मंगाया और उसको वो होम क्लियरेंस करवाना चाहता है, और उस फॉर्म का नंबर है फॉर्म नंबर 1। सेकंड, वो होम कंजम्पशन नहीं कराना चाहता, वेयर हाउस में डिपॉजिट कराएगा। वेयर हाउस क्या होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है इन चैप्टर नंबर 6, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता वेयर हाउसिंग की प्रोविजंस, वहां पे आप देख सकते हो। बट इंपोर्ट के केस में वेयर हाउसिंग अगर कराना चाहता है इंपोर्टर, तो फॉर्म नंबर 2 फाइल करेगा जिसका कलर होगा येलो, और इस फॉर्म को इनटू बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनटू बॉन्ड मतलब वेयर हाउस के अंदर सामान रख रहे हैं, इनसाइड इनटू बॉन्ड। और जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी इंपोर्टर वेयर हाउस से क्लियर करेगा गुड्स, क्लियर करके अपने होम में, अपने वेयर हाउस में, फैक्ट्री में लेके जाएगा, तो एक फॉर्म नंबर 3 फाइल होगा जिसको प्यार से एक्स बॉन्ड कहा जाता है। एक्स बॉन्ड मतलब एग्जिट, वेयर हाउस से एग्जिट ले रहा है। ग्रीन कलर का ये फॉर्म है फॉर क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अब ये फॉर्म नंबर और फॉर्म के कलर्स याद रखने होंगे कि कौन सा किसके लिए, क्योंकि एमसीक्यू का फॉर्मेट है एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं ये एमसीक्यू में। ठीक है, अब ये याद इजीली हो जाए, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पे कलर भी कॉम्बिनेशन ऐसे रखा है, इसको व्हाइट, येलो एंड ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है ताकि ध्यान रहे यहाँ पे। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्टर कितनी देर में बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा? So bill of entry may be presented before the end of the day। दिन के खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री दे देनी चाहिए। बट कौन से दिन के खत्म होने से पहले, कौन से दिन के खत्म होने से पहले ये बिल ऑफ एंट्री देनी है? इट इज प्रिसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल अराइव्स। जिस दिन हमारा शिप, एयरक्राफ्ट या वेसल या व्हीकल अराइव कर रहा है, उससे एक दिन पहले, उस दिन के खत्म होने से पहले हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। इसको समझते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों मोड ऑफ व्हीकल के लिए, तीनों मोड ऑफ कन्वींस के लिए एप्लीकेबल है। हवा वाले हवाई जहाज, पानी में समुद्र, टाइटैनिक के लिए भी एप्लीकेबल है, और ट्रेन, ट्रक, व्हीकल के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो, लेट से हमारा ये शिप या वेसल या एयरक्राफ्ट अराइव हो रहा है ऑन 20th ऑफ अगस्त। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर देनी है? बिफोर द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने से पहले, प्रीसीडिंग द डे ऑन विच दीज कन्वेंस अराइव। 20 अगस्त को अराइव हो रहा है, तो दिन कौन सा? इससे एक दिन पहले, 19th अगस्त, तो खत्म होने से पहले पहले ये बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत ही देखी है, हाईलाइट करने वाली बात है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, कि हॉलीडेज को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। लेट से ये कन्वेंस जो है हमारा 20th अगस्त की जगह 16th अगस्त को अराइव करता है, इससे एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जानी चाहिए, दैट इज 15th ऑफ अगस्त। बट 15 अगस्त तो छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडे को भी बख्शा नहीं गया। 15 अगस्त है तो 15 अगस्त ही हमारी लास्ट डेट है, या तो 15 अगस्त तक फाइल कर देना चाहिए, बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल अराइव्स। ठीक है, ये तो होगी हमारी टाइम लिमिट। फिर कहता है जो बोर्ड है, कस्टम का बोर्ड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ और टाइम भी बता सकती है, प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। कोई और टाइम भी बता सकती है, बट दैट टाइम ऑल्सो शेल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। जिस दिन अराइव कर रहा है उसके दिन के खत्म होने से आगे का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर 20 अगस्त को अराइव कर रहा है और बोर्ड ने डिफरेंट टाइम दिया भी, तो 20th अगस्त एंड होने से पहले पहले ही दे देनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे रही गवर्नमेंट। ठीक है, फिर कहते हैं एडवांस बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर सकते हैं। ये तो था कि कट टू कट टाइम लिमिट है, जिस दिन अराइव हुआ उससे एक दिन पहले फाइल कर दो, उस दिन के खत्म होने से पहले। बट 30 डेज प्रायर भी हम फाइल कर सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री में बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम
not exceeding 30 days prior to the expected arrival of the aircraft vessel vehicle। कहने का मतलब अगर 20 अगस्त की हमारी अराइवल है, एक्सपेक्टेड है कि 20 अगस्त को आ जाएगा, इससे 30 दिन विद इन 30 डेज भी हम फाइल कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी 30 डेज से और पहले नहीं दे सकते, इट शुड नॉट एक्सीड 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के विद इन हम इसको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये टाइम लिमिट अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। अब लेट से किसी भी वजह से ये जो टाइम लिमिट्स है, एक दिन पहले वाला, ये जो बोर्ड ने एक्सटेंड करा और जिस दिन अराइव हो रहा है उस दिन वाला, या बिफोर प्रायर 30 डेज वाला, इम्पोर्टर नहीं फाइल कर पाया बिल ऑफ एंट्री और कोई जेन्युइन रीजंस है और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि वो जेन्युइन रीजंस है, तो प्रॉपर ऑफिसर इसको लेट भी अलाउ कर सकता है। उसके लिए कोई चार्जेस पे करने होंगे, क्या चार्जेस है हमें नहीं पता, क्योंकि लॉ में अभी स्पेसिफाइड नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर खुद बताएगा कि कितने चार्जेस हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इतना है कि हमें लेट चार्जेस पे करके इंपोर्टर फाइल कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि रीजन जेन्युइन थे। इसी के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं TY के 28 ऑफ ICAI स्टडी मैट। लेट्स सी, टेस्ट योर नॉलेज 28 क्या कहते हैं। एन इंपोर्टर फाइल्ड अ बिल ऑफ एंट्री आफ्टर 60 डेज ऑफ फाइलिंग इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट के 60 दिन बाद इसने फाइल करा। अब देखो, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट हमें पता है कौन फाइल करता है, पर्सन इन चार्ज। कब फाइल करता है, जब वेसल आ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट में हमने टाइम पीरियड देखा था। टाइम पीरियड क्या होता है इसका, एनी टाइम प्रायर टू दी अराइवल ऑफ वेसल, वेसल के आने से कभी भी पहले ये दे सकता है। ठीक है, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट फाइल करने के 60 डेज बाद इंपोर्टर ने फाइल करा बिल ऑफ एंट्री। द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम इम्पोज अ पेनल्टी लगा दी उसने 10,000 रुपीज़ की, क्योंकि लेट फाइल करा गया। सिंस इंपोर्टर वांटेड टू क्लियर द गुड्स अर्जेंटली, उसने ड्यूटी पे फाइन पे भी कर दिया, पेनल्टी पे कर दी। कैन पेनल्टी बी इम्पोज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, क्या ये पेनल्टी जेन्युइन है, लग सकती है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर टाइम लिमिट्स नहीं फुलफिल कर पाए इंपोर्टर और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये जेन्युइन रीजंस है, तो पेनल्टी पे करके वो फाइल कर सकता है, तो पेनल्टी तो लग सकती है। कैन बिल ऑफ एंट्री बी फाइल्ड इन एडवांस, अब ये एक इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एडवांस में क्या फाइल कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, हमने देखा था नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू दी अराइवल हम फाइल कर सकते हैं। एग्जामिनिंग द इशू रिगार्डिंग पीरियड अवेलेबल फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये एक थर्ड रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, कह रहा है कि क्या टाइम लिमिट है बिल ऑफ एंट्री की, वो एक्सप्लेन करो। तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द डे, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, प्रीसीडिंग द डे ऑन द बिफोर द प्रीसीडिंग द डे ऑफ द अराइवल ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल। ठीक है, फिर हमें बताना होगा कि बोर्ड अप्रूव कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग द डेट ऑफ अराइवल, एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल। तो इस तरीके से हमें पूरा आंसर एक्सप्लेन करना होगा। फटाफट से इसको हम रीडिंग देते हैं। Yes, charges are payable for late filing of bill of entry if an importer fails to present the bill of entry before the end of the day, including holidays, preceding the day on which the aircraft vessel vehicle arrives at a custom station, and the proper officer is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, कोई sufficient cause नहीं था उस डिले के लिए, क्योंकि अगर सफिशिएंट कॉज होता तो हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर ये पेनल्टी वेव ऑफ भी कर देता, बट कोई रीजन ही नहीं था और उसने सफिशिएंट विदाउट सफिशिएंट कॉज उसने डिले करा, तो पेनल्टी लग सकती है। However, the board may in such cases as it deem fit prescribe different time limits for presentation of bill of entry which shall not be later than the end of the day of such arrival। ये वही टाइम लिमिट्स बता रहा है। फिर yes, a bill of entry can be filed in advance, it can be presented within 30 days of the expected arrival of the vessel aircraft vehicle। In the given case also time period described above will be available for filing of bill of entry, और इसने लेट करा तो इसलिए इसको पेनल्टी लग गई। बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन, एक इसको बस एक रीड ओनली रख सकती है कंसेप्ट समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन। तो बिल ऑफ एंट्री की मेन चीज़ें हमने पढ़ ली, बस अब थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहता है ये, इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन बिल ऑफ एंट्री पर्टिकुलर्स ऑफ पैकेजेस, क्या क्या डिटेल्स है कि क्या सामान है, कितने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कस्टम टैरिफ टू इनेबल प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो भी डिटेल्स देगा करेक्ट दे,
इंपोर्टर जो प्रेजेंट कर रहा है बिल ऑफ एंट्री वो इंश्योर करे द नेम द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और वो ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो वैलिड है। तो ये इंपोर्टर की ड्यूटी है कि कोई गलत चीज़ें ना दे। इंपोर्टर अगर ये चीज़ें नहीं दे पा रहा, इफ़ ही इज़ अनेबल टू फर्निश द डिटेल्स, if for any reason importer is unable to furnish these details, he may request the custom officials to examine the goods in his presence to enable him to ascertain the necessary details for making a proper declaration in the bill of entry। क्या कह रहा है ये चीज़? अगर इंपोर्टर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है, उसके पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं है, वो रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मैं गुड्स को एक बार एग्जामिन कर लूँ, मैं देख लूँ, उसके बाद मैं डिटेल्स बना दूंगा, तो प्रॉपर ऑफिसर अलाउ कर सकता है। ऑल्टरनेट क्या प्रोसीजर है? He can seek permission to deposit the goods in a public bonded warehouse pending receipt of the necessary information and the supporting documents under section 49। This is called warehousing without warehousing। अगर importer कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन उसके पास है नहीं, हो सकता है उसने एक्सपोर्टर से मंगाई, ठीक है, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑल्टरनेटली वो क्या कर सकता है, उस सामान को, इंपोर्टेड गुड्स को थोड़े टाइम के लिए वेयर हाउस में रख सकता है। बट उस वेयर हाउस में रखने वाले सामान पे वेयर हाउसिंग की प्रोविजंस नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रॉपर वेयर हाउस नहीं हुआ। इट इज वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। इसका एक पूरा कंसेप्ट है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, जो हम लास्ट में, ये टॉपिक है सेक्शन 49, बिल्कुल ही लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला होगा। बस इतना समझ लो कि गुड्स की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो वेयर हाउस में रख सकता है, इसको वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग कहेंगे, और उन गुड्स पे वेयर हाउसिंग की कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर कहा जाता है फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गुड्स इंटेंडेड फॉर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट। अगर गुड्स ट्रांजिट हो रहे हैं या ट्रांसशिप हो रहे हैं उसके लिए बिल ऑफ एंट्री नहीं लगेगा। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट क्या होते हैं अलग से टॉपिक है, उसमें हम इसको समझेंगे। तो इससे हमारा बिल ऑफ एंट्री खत्म होता है। इस टॉपिक में जो मेन चीज़ें याद करने वाली है, एक तो है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, फिर है टाइम लिमिट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, दो ही चीज़ें। फिर आते हैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए हमने देखा दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमने लिखा भी है शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है किसके लिए, यहाँ पे बाइफिकेशन है। शिपिंग बिल लगता है फॉर वेसल और एयर, यानी कि अगर शिप से सामान आ रहा है या एरोप्लेन से आ रहा है तो शिपिंग बिल लगेगा, अगर व्हीकल से आ रहा है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगेगा। बट इंपोर्टर के लिए तो कोई बाइफिकेशन थे ही नहीं, इंपोर्ट में तो सिर्फ एक BOE यानी कि बिल ऑफ एंट्री लगता है, और चाहे वो जिस मर्जी से आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ कन्वेंस। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री एक ही डॉक्यूमेंट है, बट एक्सपोर्ट में मोड ऑफ कन्वेंस में बांटा गया है। अगर ये शिप समुंदर के रास्ते या हवा के रास्ते आता है, यानी कि वेसल और एयर से आता है, तो शिपिंग बिल, और अगर व्हीकल से, जमीन से आता है, ट्रेन से आता है, तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इसको हम चार्ट पे लिख भी सकते हैं। शिपिंग बिल लगता है अपना एयर एंड वेसल, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगता है फॉर व्हीकल। बिल ऑफ एंट्री तीनों के लिए लगता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वेसल हो, एंड चाहे वो व्हीकल हो। इसकी टाइम लिमिट्स यहाँ पे आप लिख लेना अपने आप से, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे हम 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री भी लिख लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कॉलम्स आपको खुद फिल करनी है, टाइम लिमिट एंड 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट के केस में हमने देखा शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट दो डॉक्यूमेंट्स है। क्या होता है ये हमने देख लिया, बस खत्म। यहाँ पे टाइम लिमिट्स नहीं है, इसमें टाइम लिमिट्स नहीं दे रखी हमें। और एक नोट है, जस्ट एक MCQ के लिए रेलिवेंट, ज़्यादा नहीं है बट स्टिल पढ़ लेते हैं। नॉर्मली अ शिपिंग बिल इज परमिटेड टू बी फाइल्ड ओनली आफ्टर एन एंट्री आउटवर्ड, but under certain special circumstances principal commissioner or commissioner may permit advance shipping bill to be filed। क्या कह रही है, पर्सन इन चार्ज जब एंट्री आउटवर्ड फाइल कर देगा। एंट्री आउटवर्ड क्या था, परमिशन टू लोड द गुड्स ऑन फॉर एक्सपोर्टेशन, उसके बाद ही शिपिंग बिल फाइल होगा। क्योंकि शिपिंग बिल क्या है, एक तरीके से फाइनल डॉक्यूमेंट है कि इसके बाद हम लोड कर सकते हैं। और एंट्री इनवर्ड क्या, एंट्री आउटवर्ड क्या था, परमिशन है फॉर लोडिंग।
तो परमिशन के बाद ही लोड कर सकते हैं, इसलिए शिपिंग बिल हमेशा एंट्री इनवर्ड आउटवर्ड के बाद ही फाइल करा जाएगा, बट कुछ ही सर्कमस्टांसेस में हम उसको एडवांस फाइलिंग कर सकते हैं। दैट्स इट। अब एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली चीज़ है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, ये जो बिल ऑफ एंट्री है और ये जो एंट्री इनवर्ड है, दीज बोथ आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए इस टाइम तक कि बिल ऑफ एंट्री तो अभी हमने पढ़ी है, एंट्री इनवर्ड क्या था, इट वाज अ परमिशन या एप्लीकेशन फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स। पर्सन इन चार्ज एक रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर की, मेरे को अपना सामान यहाँ से खाली करने दो, अनलोड करने दो, दैट इज एंट्री इनवर्ड। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे गुड्स की असेसमेंट कर दो ताकि मैं उसको क्लियर करा सकूं, चाहे होम कंजम्पशन में चाहे वेयर हाउस में। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हमारी पकड़ होनी चाहिए ताकि एमसीक्यू हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ये दोनों सेक्शंस हमारे खत्म होते हैं, चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, अगर रिकॉल करना है जो हमने पढ़ा है, देखना है, एक बार गो थ्रू करना है, थोड़ा सा पानी पीना है, अपने सांस को काबू करना है ठीक है, 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना। मेन चीज़ हमारे इस चैप्टर की ख़त्म हो चुकी है, जस्ट एक थोड़ी सी चीज़ें बची है। आई थिंक इट विल टेक ओनली 15-20 मिनट्स मोर एंड दैट्स ऑल। मैं वीडियो को रोकूंगा नहीं, आप पॉज करके फिर कंटिन्यू कर सकते हो। सेक्शन 47, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। इंपोर्टर क्लियर कर रहा है गुड्स वेयर हाउस के लिए नहीं, होम कंजम्पशन के लिए। तो बिल ऑफ एंट्री इसने फाइल करी होगी, कौन सी वाली, वाइट कलर की, और वाइट में भी फॉर्म नंबर 1 जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। अब क्लियर के लिए क्या क्या चीजें हैं। इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन आर नॉट प्रोहिबिटेड and the appropriate import duty and any charges payable thereon has been paid, he can make an order permitting the clearance of goods for home consumption. सिंपल है, अगर इंपोर्टर को प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो गुड्स आए हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, इलीगल गुड्स नहीं है, और सारी ड्यूटी उस पर पे कर दी, तो वो क्लियरेंस दे देगा होम कंजम्पशन के लिए। However, central government has permitted the following class of importers to make deferred payment of the said duty or any charges. देखो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, इसको प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे कर देगा और गुड्स को क्लियर कर लेगा। बट कुछ कुछ इंपोर्टर ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं, उनका रोज का काम है इंपोर्ट करना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ऐसे कुछ क्लास ऑफ इंपोर्टर्स है जिसको परमिशन दे दी कि तुम डेफर्ड पेमेंट कर दो, गुड्स लेके चले जाओ, पेमेंट तुमसे आती रहेगी बाद में। मतलब इतना भरोसा है गवर्नमेंट को उनपे कि डेफरल पेमेंट उसी वक्त हाथों हाथ पेमेंट मत करो, पहले तो क्या है कस्टम ड्यूटी पे करो तभी गुड्स लेके जाओ। ऊपर हमने यही पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट इंपोर्ट ड्यूटी एंड एनी चार्जेस पेबल, कोई भी अगर फीस है, पेनल्टी है, कोई पोर्ट के चार्जेस है, रेंटल है, वो सब कुछ पे हो चुका है तब हम अलाउ करेंगे फॉर क्लियरेंस। बट यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट दे रहे हैं कौन से क्लास ऑफ इंपोर्टर्स को, दो ऐसे इंपोर्टर्स स्पेसिफाई करे हैं। वन इज द इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर एन ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, यानी कि AEO प्रोग्राम, ठीक है, गोलमाल में करते हैं ना वो तुषार कपूर, AEO, वैसा ही ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम है जिसमें 2 टायर है, टायर 2 और टायर 3, ठीक है, 3 टायर है, टायर 1 नहीं है, टीयर 1 सॉरी टीयर 2 एंड टीयर 3, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बस मैं याद हो जाए इसलिए थोड़ा सा एक फन एलिमेंट ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, बाकी हम फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा इंपोर्टर है ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है, तो ये गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं। अब टाइम लिमिट क्या है फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर सेल्फ असेसमेंट होती है, यानी कि बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर फाइल करता है, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उसी दिन इंपोर्ट ड्यूटी भी पे कर देगा। जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी हाथों हाथ पे करेगा, यानी कि जैसे ही बिल ऑफ एंट्री की एप्लीकेशन बिल ऑफ एंट्री में ही सेल्फ असेस करेगा कि मेरे गुड्स की वैल्यू अगर 1 करोड़ है, उस पर 15% की ड्यूटी लगती है, तो मैं 15 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करा दूँ, तो 15 लाख रुपए का चेक या जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो साथ ही साथ देगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन पे ही इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देगा।
अगर असेसमेंट, रीअसेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट का केस है तो विद इन 1 डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑफ रिसीविंग रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री, जब भी रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री मिल जाएगी उसके एक दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे अगर कोई और रीअसेसमेंट या असेसमेंट कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट नहीं, प्रॉपर ऑफिसर अगर असेसमेंट कर रहा है तो अपने खुद की असेसमेंट देगा तो उसके एक दिन के अंदर कर दे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज है। इससे पहले हमने एक जगह पढ़ा था इंक्लूडिंग हॉलीडेज। इंक्लूडिंग हॉलीडेज हमने कहाँ पढ़ा था मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं अब इसको रिकॉल नहीं कराऊंगा। अभी अभी हमने पढ़ा था, वहां पे इंक्लूडिंग हॉलीडेज का वर्ड लिखा था। अगर आंसर आता है अच्छी बात है, कमेंट्स में बताओ, नहीं आता तब भी फिर से देख के फिर कमेंट्स में बताओ कि क्या चीज है। ठीक है, आगे है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ करा है, ये जो एईओ वाले है और ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग। डेफर्ड पेमेंट के केसेस में डेट्स स्पेसिफाइड है नीचे। देखो, अगर महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में सामान आता है, goods corresponding to bill of entry returned for the payment from 1st to 15th day of any month, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंक्लूसिव ऑफ द पीरियड एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, यहाँ पे भी हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर दिया है। कब देना है? 16th को दे दो, यानी 1 से लेके 15 तक के जो भी बिल ऑफ एंट्रीज है उसकी पेमेंट कर दो 16th को। डेफर कर दी ना। अगर नॉर्मल केस में अगर फर्स्ट को बिल ऑफ एंट्री फाइल करते तो फर्स्ट को ही पेमेंट करनी थी, अगर फिफ्थ को करते तो फिफ्थ को ही पेमेंट करनी थी। अब क्या कर रहा है, 1 से 15 दिन का एक साथ पे कर दो 16th को। अगर 16 डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ अदर देन मार्च, मार्च के महीने को छोड़ के, क्योंकि मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर एंड, उसको छोड़ के कोई भी महीना अगर 16 से लेके मंथ एंड तक, यानी अगर 30 तक हो गया या 31 तक हो गया, फेब्रुवरी केस में 28 तक हो गया, तो पहली तारीख को पे कर दो। और मार्च के केस में 16 से लेके 31 तक, 31 मार्च को उसी दिन दे दो, मार्च के लास्ट में फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले ही पे कर दो। ठीक है, तो ये डेट्स हमें याद करनी पड़ेगी। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर डेफर्ड पेमेंट। फिर कहा गया क्या कहते हैं, अगर डिफॉल्ट हो जाए ऊपर वाली पेमेंट पे, ये जो पेमेंट है जो 16 को करनी है, फर्स्ट को करनी है, 31 मार्च को, जो दो ऑथराइज गवर्नमेंट ने करे हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जिस पे भरोसा करा है, इस एईओ वाले पे और पब्लिक अंडरटेकिंग पे, अगर वो डिफॉल्ट कर दे पेमेंट में, ना दे पाए ड्यू डेट्स पे, मोर देन वंस इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, यानी कि 3 महीने में एक बार से ज्यादा उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, फर्स्ट डिफॉल्ट करा कोई बात नहीं, बट उससे ज्यादा कर दिया इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 3 महीने में, ये डेफर्ड पेमेंट अलाउ नहीं करा जाएगा अनलेस द ड्यूटी विद इंटरेस्ट हैज बीन पेड इन फुल। अनलेस उस पर ड्यूटी और इंटरेस्ट पे कर दिया है उसके बाद ही अलाउ करा जाएगा। और इंटरेस्ट कितना है, 10 से लेके 36% के बीच में गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। अभी के लिए गवर्नमेंट ने 15% का रेट डिसाइड कर रखा है, बट ये 15% हमें याद नहीं करना, क्योंकि स्टडी मैट ने 15% दे ही नहीं रखा। अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आरटीपी में एग्जाम में मैं देखूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें मतलब आईसीएनएस यूज कर रहा है 15% रेट, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज ये 10 से 36 के परसेंट के बीच में, यानी मिनिमम 10%, मैक्सिमम 36% गवर्नमेंट कुछ भी रेट डिसाइड कर सकती है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर ये रेट 15% तो है वैसे, जितनी मेरी नॉलेज में है, तो अगर ये चेंज होता है तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा, अदरवाइज दिस इज 15% ओनली। फिर कहा जाता है मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मैंडेटरी हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे करनी होगी। किसके लिए? अगर वो इम्पोर्टर एईओ वाला है, या कोई भी इम्पोर्टर कस्टम ड्यूटी 10,000 या उससे ज़्यादा की पे कर रहा है पर बिल ऑफ एंट्री। एक बिल ऑफ एंट्री में जो कस्टम ड्यूटी है वो 10,000 और मोर है। अगर ऐसा है कि एक इम्पोर्टर है, उसके 3 बिल ऑफ एंट्री है और हर एक बिल ऑफ एंट्री की अमाउंट है लेट से 6,000 रुपीज, इसका एग्रीगेट कितना हो गया? 18,000। तो क्या इसको इलेक्ट्रॉनिक मैंडेटरी है पे करना? द आंसर इज नो, क्योंकि 3 अलग अलग बिल ऑफ एंट्री है और किसी भी एक बिल ऑफ एंट्री की पेमेंट 10,000 से ऊपर नहीं है। भले ही टोटल पेमेंट 18,000 है, बट पर बिल ऑफ एंट्री इट इज नॉट एक्सीडिंग 10,000 और मोर, तो मैंडेटरी नहीं है। अगर लेट से एक की 16,000 होती और बाकी दो की 6,000 होती, तो ये जो 16,000 वाला है, इस पे होती मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। 6,000 की किसी और मोड ऑफ पेमेंट से कर सकता है। और पेमेंट करने के लिए पोर्टल क्या है? जैसे जीएसटी के लिए हमारा जीएसटीएन पोर्टल होता है, इसके लिए है आइस गेट पोर्टल, यानी कि इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे।
ICE क्या है, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। तो ये सारा कंसेप्ट था हमारा रिगार्डिंग टू क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, जिसमें हमने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफर्ड पेमेंट वाला, जिसकी ड्यू डेट्स और वो सब हमें याद करनी होगी। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट के केस में क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। इसमें भी एक डुप्लीकेट सेक्शन है इसके लिए। क्या कहता है, इफ PO इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड एंड द एक्सपोर्टर हैज पेड द ड्यूटी एंड एनी अदर चार्जेस, ही पासेस ऑर्डर permitting clearance and loading of goods for exportation called let export order। क्या चीज है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है वही चीज की गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, इलीगल नहीं है, एक्सपोर्टर ने ड्यूटी पे कर दी, तो क्लियरेंस के लिए वो लोडिंग के लिए गुड्स अलाउ कर देगा और उसके लिए एक ऑर्डर पास करेगा जिसका नाम है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। इस ऑर्डर को भी हमें नाम याद करना होगा, ठीक है। फिर कहाँ जाते हैं, CG में परमिट सर्टेन क्लास ऑफ एक्सपोर्टर्स टू मेक अ डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी और एनी चार्जेस, इन विच केस लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कैन बी ऑर्डर्ड बिफोर ड्यूटी इज पेड। अब इसमें कौन से एक्सपोर्टर्स है जिसको CG ने अलाउ करा है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। फिर अगर एक्सपोर्टर्स फेल टू पे द एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय ड्यू डेट, ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट टिल द रेंज ऑफ 5 to 36%। वहां पे कितना था रेंज, 10 to 36%। ये देखो 10 to 36, यहाँ पे है 5 to 36। कहने से मतलब ये पढ़ के हमें क्या सेंस आती है कि एक्सपोर्टेशन वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल ज़्यादा याद करने के लिए। अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट वाला एक बार पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू करते हैं। एक्सपोर्ट में जो जो चीज़ें रहती है एक्सपोर्टेशन को खत्म करते हैं, और उसके बाद हम इंपोर्टेशन में जो रिमेनिंग चीज़ें उसको खत्म करेंगे। अब चैप्टर और पॉइंट खत्म करने पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्टेशन में हमारा हो गया, जो जो हो गया वो टिक हो गया। एक चीज़ यहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 40 कहता है एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलेस ड्यूली पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। एक्सपोर्ट गुड्स शिप पे लोड तब तक नहीं होंगे जब तक प्रॉपर ऑफिसर उसे पास कर दे। क्या कहता है ये, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ऑल कन्वेंस, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो व्हीकल हो, तीनों कन्वेंस की बात कर रहा है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस shall permit the loading of export goods only if they are accompanied by the following documents। अभी तक हमने एक्सपोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े उसी के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि पर्सन इन चार्ज अलाउ कर दे कि मेरे कन्वेंस में आके तुम अपना गुड्स रख लो। अगर इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स अदर देन बैगेज एंड मेल बैग्स, गुड्स शैल बी अकम्पनीड बाय अ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल होता है अपना वेसल या एयरक्राफ्ट के लिए, बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है अपना व्हीकल के लिए, दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। या बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स ऑल ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट हमारा एक ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम देख लेंगे, बट इतना हमें पता है कि बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी होना चाहिए एक्सपोर्ट के केस में। अगर बैगेज और मेल बैग्स है, दे शुड बी परमिटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर एक्सपोर्ट। इतना रेलिवेंट नहीं है, बस एक हमने रीडिंग दे ली, नोट्स में है तो उसको कवर करेंगे। फिर एक्सपोर्ट में हमारा कुछ ज़्यादा रह नहीं गया, एक्सेप्ट दिस सेक्शन नंबर 42 दैट सेज नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर। ये कहना चाह रहा है जो भी कन्वेंस है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा विदाउट अ रिटर्न ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर ने अभी तक एक एंट्री आउटवर्ड दे दिया कि गुड्स को लोड करने की परमिशन दे दी, शिपिंग बिल दे दिया एक्सपोर्टर को, बट कन्वेंस को रवाना करने के लिए अभी तक कोई परमिशन नहीं दी। उसके लिए एक रिटर्न ऑर्डर लगेगा, उसके बिना कन्वेंस इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस which has brought any imported goods or has loaded any export goods shall not permit the conveyance to depart until a written order has been given by proper officer। तो पर्सन इन चार्ज ऐसा ना हो कि पायलट उड़ा के ले जाए, नहीं लेके जा सकता। ये ट्रक वाला नहीं कह सकता कि मैं निकला गड्डी लेके, नहीं निकल सकता अपनी गड्डी लेके जब तक एक प्रॉपर ऑफिसर अपना रिटर्न ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर ये ऑर्डर तब तक नहीं देगा, नो ऑर्डर शैल बी गिवन until and unless the person in charge of the conveyance has answered the questions which proper officer has asked to him। अब हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर पर्सन इन चार्ज से कुछ इंक्वायरी करे कि कहाँ से आ रहे हो, क्या सामान लेके आ रहे हो, मुझे आंसर्स दो इन चीज़ों के। जब तक पर्सन इन चार्ज प्रॉपर ऑन ऑफिसर के
सारे आंसर्स का जवाब नहीं दे देता, अपना सामान लेके, अपनी व्हीकल लेके, कन्वेंस लेके नहीं जा सकता, अपनी शिप, अपनी टाइटैनिक भी वहां से पोर्ट से नहीं निकाल सकता, ठीक है, अपनी गड्डी नहीं निकाल सकता वो। फिर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 हैव बीन कंप्लाइड, दैट इज एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। ये किसकी ड्यूटी है? पर्सन इन चार्ज की। तो पर्सन इन चार्ज ने एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट भी फाइल कर दिया है कि कौन कौन से गुड्स यहाँ पे हो रहे हैं। एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट हमने पूरा पढ़ा था, वो सब फाइल कर दिया। Shipping bill or bill of export, the bill of transshipment and any other document as the proper officer may require have been delivered to him. जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए वो उसको मिल जाए। फिर ड्यूटीज ऑन स्टोर्स कंज्यूम्ड इन सच कन्वेंस एंड ऑल चार्जेस एंड पेनल्टीज एंड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कन्वेंस हैव बीन पेड और द पेमेंट सिक्योर्ड बाय गारंटी और डिपॉजिट ऑफ सच अमाउंट एज द प्रॉपर ऑफिसर मे डायरेक्ट। कहने का मतलब जो भी स्टोर्स कंज्यूम हुए हैं उस पर ड्यूटी पे कर दी गई हो, अगर ड्यूटी एप्लीकेबल है। स्टोर्स का कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सेपरेटली एक वीडियो अवेलेबल है। और अगर कोई चार्जेस या पेनल्टीज पे करने हैं, जैसे कि शिप या एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे लैंड करा है या पोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो कोई चार्जेस हो सकते हैं पोर्ट के, रेंटल चार्जेस हो सकते हैं एयरपोर्ट के, तो वो सब पे कर दिए। उसके बाद ही या तो उसने गारंटी दे दी कि ऑफ सच अमाउंट, जो भी प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है, ठीक है, तो यानी कि सारी पेमेंट्स उसकी डन है या उसकी गारंटी है। The person in charge of the conveyance has satisfied the proper officer that no penalty is leviable on him under section 116 or the payment of any penalty under 116 has been secured by guarantee or deposit of such amount as the proper officer may direct। मतलब कोई पेनल्टी नहीं लग रही 116 में, और अगर लग भी रही है तो उसके लिए गारंटी दे दी या कोई डिपॉजिट दे दिया उस अमाउंट को जो भी प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है। अब सेक्शन 116 क्या कहता है, ये इस चैप्टर को में का तो पार्ट नहीं है, किसी और चैप्टर में अगर इसे 116 कवर होते तो मैं बता दूंगा। बेसिकली ये क्या कहता है, अगर गुड्स अनलोड करे हैं किसी भी शिप से और वो शॉर्ट क्वांटिटी में है, कि गुड्स अनलोड होने चाहिए थे 100 और हुए हैं सिर्फ 99 या 90, कम हुए हैं, तो पेनल्टी लग सकती है कि बाकी गुड्स कहाँ गए, रास्ते में तुमने कहीं बेच तो नहीं दिए, ठीक है, तो इस तरीके से पेनल्टी लग सकती है। फिर कहते हैं कि टॉपिक से मत भड़क जाना, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर एक रिटर्न ऑर्डर देगा कि कन्वेंस को टाटा बाय बाय कह सके, लीव करने के लिए टाटा बाय बाय, चलो चलता हूँ, दुआ में याद रखना, दे सके। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जिसमें वो नहीं देगा अनटिल अनलेस ये सारी चीजें नहीं हो जाती। लास्ट पॉइंट, इन एनी केस वेयर एनी एक्सपोर्ट गुड्स हैव बीन लोडेड विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी or in contravention of the provisions of this act or any other law for the timing in force in relation to the export of goods, such goods have been unloaded। कहने का मतलब अगर कोई एक्सपोर्ट गुड्स बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के ही लोड कर दिए तो उन गुड्स को वापस उतार दो। या वेयर असिस्टेंट कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अनलोड सच गुड्स, कि उन गुड्स को उतारना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस हैज गिवन अ अंडरटेकिंग secured by a guarantee or deposit of an amount PO में डायरेक्ट फॉर ब्रिंगिंग बैक द गुड्स टू इंडिया, कि वो गुड्स को वापस इंडिया लेके आएगा, अभी नहीं उतार सकते, बट जब वापस इंडिया आएगा तो इन गुड्स को मैं लेके ही आऊंगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन उसने दिया है। उसके बाद ही वो कहेगा चलो जाओ। अब इस पे हमारा एक क्वेश्चन है, ये आरटीपी से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर लो और आंसर इसका ऊपर है जो हमने पढ़ा पूरा। ABC export house has exported certain goods to Canada through sea. The person in charge of the ship carrying goods at the customs station is ready to cause the ship to depart from that customs station. However, he comes to know that he cannot cause or permit the ship to depart from that customs station until a written order to that effect has been given by the proper officer. He has approached you, तुम्हारे पास आया है, तुम्हें एक्सपर्ट मानता ही है, तो एक्सपर्ट एडवाइस देना, for knowing the conditions to be fulfilled before issue of such order, what would you advise him। क्या उसको कहोगे, क्या कहोगे कि ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं लगता, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा रिटर्न ऑर्डर लगता है और कंडीशंस क्या है, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है ए से लेके एफ तक की ये कंडीशंस है। तो बस इसी को अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलो एक्सपोर्ट में और कुछ हमारा रहता है, देखते हैं, बस और कुछ नहीं रहता, पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया एक्सेप्ट दिस नोट, और इसको भी खत्म करके हम बाय बाय इसको भी कर देते हैं। इफ एनी गुड्स मेंशन्ड इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन आर नॉट एक्सपोर्टेड, कह रहे हैं कि कोई गुड्स अगर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में मेंशन्ड है, एक्सपोर्टर ने मेंशन करा कि मैं ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ बट एक्सपोर्ट नहीं हुए, तो 7 दिनों के अंदर अंदर
फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस फर्निश द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। ये बस एक एमसीक्यू के लिए वैलिड है कि कितने दिनों के अंदर वो करेगा, 7 डेज के अंदर। देखो क्या कह रही है, एक्सपोर्टर ने कहा कि मैं मतलब टी शर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और जीन्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बट सिर्फ टी शर्ट ही एक्सपोर्ट कर दी, जीन्स नहीं करी। बट शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट में दोनों लिखे थे कि दोनों करेगा। तो इफ दे आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन एक्सपोर्टेड, तो जब भी शिप चला जाता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर से संपर्क करे और उसको सारी इंफॉर्मेशन बताए कि क्यों नहीं करी, क्या दिक्कत आ गई, क्या रीजन थे, तो जो भी है वहां पे क्लियर करें। बस दैट्स ऑल। एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब इंपोर्ट में भी जो चीजें रह गई हम उसको कवर करने की ट्राई करते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट करते चलेंगे। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट क्लियर। If imported goods are not cleared for home consumption or for warehouse within 30 days of unloading, जो भी गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो गए उसके अगर 30 डेज के अंदर अंदर वो क्लियर नहीं होते, चाहे वो होम कंजम्पशन पे या वेयर हाउस पे, और विद इन सच फर्दर पीरियड एज पीओ में अलाउ, और इफ द टाइटल टू एनी इम्पोर्टेड गुड्स इज रेलिंक्विश्ड, या तो इम्पोर्टर ने वो गुड्स ही रेलिंक्विश कर दिए जो हमने सेक्शन 23 में ऑलरेडी पढ़ रखा है रेलिंक्विशमेंट। कस्टोडियन ऑफ द गुड्स इज परमिटेड, जो कस्टोडियन है वो परमिट उसको अलाउड है विद द अप्रूवल ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट यानी कि प्रॉपर ऑफिसर, एंड आफ्टर गिविंग नोटिस टू इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को भी नोटिस देगा टू सेल द गुड्स बाय ऑक्शन, उन गुड्स को बेच दो। फिर से समझो, अगर गुड्स 30 डेज के अंदर अंदर क्लियर नहीं कराता इम्पोर्टर, 30 डेज ऑफ अनलोडिंग, तो कस्टोडियन के पास एक परमिशन, एक पावर है कि वो उन गुड्स का ऑक्शन कर सकता है, उनको बेच सकता है, उनकी नीलामी कर सकता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल के बाद। अब क्या 30 दिन से पहले भी नीलामी कर सकता है, 30 डेज से पहले ऑक्शन कर सकता है? तो ऑफ कोर्स कर सकता है, एक्सेप्शन है। बट एक्सेप्शन किसके लिए है? सिर्फ एनिमल्स के लिए। अगर इंपोर्टेड गुड्स में जानवर आया है तो उनको कर सकता है। फूड स्टफ्स कर सकता है क्योंकि खाना खराब हो जाता है। हजार्डियस गुड्स है, कुछ डेंजरस केमिकल है या कुछ भी है हजार्डियस है, उनको भी 30 डेज से पहले कर सकता है। कहने का मतलब पेरिशेबल या सेंसिटिव गुड्स, एनिमल जैसे सेंसिटिव है, फूड स्टफ पेरिशेबल है, हजार्डियस गुड्स भी सेंसिटिव है, ठीक है। और एनिमल्स को कह लो पेरिशेबल भी है। अब एनिमल्स को खाना कौन देगा? एनिमल्स आ गए, उनको खाना नहीं दे तो पेरिश हो गए, पेरिश हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर इंपोर्ट में आर्म्स और एनिमेशन, ठीक है, गोली बारूद है, गन्स है, विच कैन नॉट बी सोल्ड इन पब्लिक ऑक्शन, मतलब आर्म्स और एनिमेशन तो पब्लिक ऑक्शन नहीं लगा सकते ना कि जिसने ले जाना ले जाओ, तो वो भी 30 डेज के पहले भी कर सकता है, जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने हैं, किसको देना है, ठीक है। तो ये सब रहेगा। आफ्टर द सक्सेसफुल बिडर हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन, a consolidated bill of entry buyer wise will be filed by the custodian for clearance of the goods as per section 46। मतलब जिसने भी ज़्यादा बिड लगाई है, जब वो फाइनल हो जाएगा तो एक बिल ऑफ एंट्री कस्टोडियन ही फाइल करेगा। एज पर सेक्शन 46 क्या था? बिल ऑफ एंट्री का ही सेक्शन था। एंड प्रॉपर ऑफिसर शैल असेस द गुड्स टू ड्यूटी विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री एंड इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल टू द कस्टोडियन। कितनी ड्यूटी है वो भी बता देंगे। और इस पे एक क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कस्टम्स एक्ट 1962 इन केस ऑफ गुड्स नॉट क्लियर्ड वेयरहाउस और ट्रांसशिप्ड विद इन 30 डेज आफ्टर अनलोडिंग, यानी कि 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं करते तो क्या होगा। और क्लियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम कंजम्पशन के लिए क्लियर, क्लियर चाहे हो होम कंजम्पशन के लिए, चाहे वेयर हाउस के लिए, चाहे ट्रांसशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए क्लियर हो सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस टॉपिक, सेक्शन 49, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। एक चीज हमने पहले पढ़ी थी, अगर बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स देते वक्त इंपोर्टर के पास डिटेल्स नहीं है सारी अभी, तो वो गुड्स को थोड़े टाइम के लिए वेयर हाउस में रख सकता है, जिसको वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग कहते हैं। देखो, where ACDC of the custom is satisfied on the application of the importer that the goods cannot be cleared within a reasonable time in case of imported goods, whether dutiable or not, entered for home consumption,
या फिर रिमूव्ड फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस विद इन अ रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ इम्पोर्टेड ड्यूटेबल गुड्स एंटर्ड फॉर वेयर हाउसिंग। तो गुड्स को हम वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउसिंग कर सकते हैं। क्या कह रही है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको समझाता हूं मैं। अगर एसीडीसी को लगता है और वो सेटिस्फाइड है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर अप्लाई करेगा कि वो गुड्स को अभी क्लियर नहीं कर सकता। अगर वो होम कंजम्पशन में ले जाना चाहता है बट अभी क्लियर नहीं कर सकता, रीजन मीन की डिटेल्स नहीं है इसके पास, विद इन अ रीजनेबल टाइम इसको क्लियर नहीं कर सकता, चाहे उस पर ड्यूटी लगे या ना लगे, तो वो गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हैं विदाउट वेयर हाउसिंग। ठीक है, फिर वो रिमूव नहीं कर सकता फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउसिंग। इंपोर्टर क्या कर रहा है, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, बट अभी वेयर हाउस में रिमूव नहीं कर सकता इन केस ऑफ ड्यूटेबल गुड्स, क्योंकि वेयर हाउस में ड्यूटेबल गुड्स पे असेसमेंट करनी होती है, नॉन ड्यूटेबल पे तो बिना असेस करे भी रख सकते हैं। तो इन ड्यूटेबल गुड्स में अभी नहीं कर सकता रीजनेबल टाइम पे, तो कहते हैं कि वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस लगे बिना तुम वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा, तुम्हें एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। कितना टाइम पीरियड मिलेगा, गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 दिन का पीरियड मिल गया, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ले लो। अब गुड्स वेयर हाउस में पड़े हैं, क्लियर करने थे होम कंजम्पशन पे, होम कंजम्पशन करके ले जाओ। गुड्स तुमने क्लियर नहीं करने थे, वेयर हाउसिंग की रिक्वेस्ट डाली थी, तो हुआ क्या, जैसे कि यहाँ से लेके 30 डेज तक तो गुड्स वेयर हाउस में ही रहे। इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट क्या थी कि हमें शुरू से ही वेयर हाउस करने थे, बट हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं थी, तो वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस कर दिया एज पर सेक्शन 49 फॉर 30 डेज। जब भी डिटेल मिली, लेट से 30th डे भी ही डिटेल्स मिली, इसके बाद भी गुड्स तो वेयर हाउस में पड़े हैं, बट वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस है, उसकी पेनल्टीज है, जो भी टाइम पीरियड है, वो इस दिन से लगना अप्लाई होगा, पहले 30 डेज पे टाइम पीरियड अप्लाई नहीं होगा। वेयर हाउस के कोई भी प्रोविजन नहीं लगेंगे, तभी इसे कहा जाता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। सामान चला भी गया वेयर हाउस में बट उसके प्रोविजंस नहीं लगे। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। कुछ दो क्वेश्चन है जो मैं इसमें रह गए वो करवा देता हूँ, और एक और एमसीक्यू के लिए पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो शुरू में ही हमें दे रखा है पेज पे, मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से। क्या कहता है ये, गुड्स कैन नॉट बी लोडेड या अनलोडेड ऑन संडे, कस्टम डिपार्टमेंट संडे को काम नहीं करेगा, या अदर हॉलीडेज ऑब्जर्व्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट की जो भी हॉलीडेज है, 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, या कोई और भी हॉलीडेज जो भी वो ऑब्जर्व करता है, उस दिन भी वो काम नहीं करेगा, उस दिन गुड्स लोड और अनलोड नहीं होंगे। ऑन एनी अदर डे आफ्टर द वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स के बाद भी काम नहीं होगा। काम कौन सा, लोडिंग अनलोडिंग का। अनलेस, पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है, जब तक पैसा नहीं दोगे ये इन दिन पे काम नहीं करेंगे। अ प्रायर नोटिस एंड अ प्रिस्क्राइब्ड फी इज पेड, दैट इज ओवर टाइम फीस। इंपोर्टर एक्सपोर्टर जिसने भी लोड अनलोड कराने हैं वो एक ओवर टाइम फीस देगा, और एक पहले से नोटिस देगा कि इस दिन मेरे को काम करवाना तुमसे, ठीक है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज एमसीक्यू के लिए वैलिड है। देन द प्रॉपर ऑफिसर कैन बोर्ड at any time any conveyance carrying import export goods and can remain on such conveyance for as long as he considers necessary। प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है, किसी भी कन्वेंस पे के ऊपर वो जा सकता है, किसी भी कन्वेंस में एंटर कर सकता है, कभी भी कर सकता है, एट एनी टाइम, चाहे दिन हो या रात हो, ऐसी कोई बात हो, कभी भी जा सकता है, आधी रात को भी जा सकता है, सुबह सवेरे भी जा सकता है 4 बजे, कभी भी जा सकता है, कितनी भी देर के लिए जा सकता है, चाहे वो 1 साल के लिए रह ले, इतना रहेगा नहीं, बट फॉर एज लॉन्ग एज ही कंसिडर नेसेसरी, जितना उसको जरूरी लगता है, उसको भी आगे जवाब देना होगा अपने सीनियर्स को, ठीक है। कोई रीजन होना चाहिए कि क्यों है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती रोक के बैठे किसी व्हीकल पे, किसी कन्वीनियंस को। तो ये दो पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए देख लेना। अब आते हैं दो क्वेश्चंस जो यहाँ पे रह गए हैं। लेट्स सी, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से है, यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड, जिसमें अलग अलग ड्यू डेट्स थी, कि गवर्नमेंट ने दो ऐसे इंपोर्टर्स को अलाउ करा है, इंपोर्टर्स सर्टिफाइड अंडर एईओ टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। बट अगर हमने सिर्फ वो कंसेप्ट पढ़ा और ये क्वेश्चन पढ़े तो हमें हो सकता है क्लिक ना करे कि ये किससे रिलेटेड है। देखो ऐसा क्यों,
क्योंकि देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। विथ रेफरेंस टू द फैसिलिटी ऑफ क्लियर फर्स्ट पे लेटर extended to importers under the custom law, answer the following questions. Question क्या है? What is the objective of the facility? Who is eligible to avail the scheme? What are the due dates for the payment of duty under this facility? And what are the circumstances when the deferred payment facility will not be available? देखो, हमने जब वो पूरा कंसेप्ट पढ़ा वहां पे कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं था क्लियर फर्स्ट पे लेटर। भले ही इसका मीनिंग यही निकलता है डेफर्ड पेमेंट कि पहले सामान क्लियर कर लो बाद में पे कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा भी है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल। बट होगा क्या जब एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाएगा और हमने पहले से तैयारी नहीं कर रखी क्वेश्चन की और वो वाला कंसेप्ट पढ़ रखा है, क्लिक होने के चांसेस कम है कि ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है डेफर्ड पेमेंट से, क्योंकि हमने पूरे कंसेप्ट में पूरे नोट्स में ऐसा कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं क्लियर फर्स्ट पे लेटर, उस स्कीम को इस नाम से भी जाना जाता है। और स्टडी मैट में भी जब कंसेप्ट जहाँ पे है वहाँ पे ऐसा नाम लिखा भी नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में आईसीए ने एक चालाकी करी और इस तरीके का नाम लिख दिया। अब डेफर्ड पेमेंट हो सकता है यहाँ पे बच्चा ना ही कंफ्यूज हो, यहीं पे पढ़ के वो घबरा जाएगी कि क्या चीज़ है क्लियर फर्स्ट पे लेटर, और आगे के क्वेश्चंस वो फटाफट करके रीड कर जाए। ठीक है, तो इसलिए एक और इम्पोर्टेंस हमें पता चल गया, क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। चलो, अब तो ये पता चल गया एक तो डेफर्ड पेमेंट से और ये क्लियर फर्स्ट पे लेटर उसी से है, क्योंकि इसकी जब हम आंसर पढ़ेंगे पता चल जाएगा TYK 26 उसी से रिलेट करता है। तो सबसे पहला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या है इस फैसिलिटी का, ये भी हमारे नोट्स में नहीं था तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। हु इज एलिजिबल टू अवेल द स्कीम, ये था एक तो ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग और ऑथराइज्ड AEO, ऑथराइज्ड मैं भी भूल गया फुल फॉर्म क्या थी, इकोनॉमिक ऑपरेटर। ठीक है, Tier 2 एंड Tier 3 और ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, दीज आर टू एलिजिबल पर्सन्स। ड्यू डेट्स क्या है, अगर 1 से लेके 15 तक होता है तो 16 तक पेमेंट कर दो, 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ होता है एक्सेप्ट मार्च तो फर्स्ट को कर दो, और 16 से लेके 31 मार्च तक तो 31 मार्च। तो ड्यू डेट्स फॉर दिस पेमेंट आर रेफर अबव, ऊपर जो टेबल था उसी को रेफर करेंगे हम, ये रहा। 16 को कर दो अगर 1 से 15 है, 1 कर दो अगर 16 से लेके किसी भी महीने अदर दिन मार्च, और 31 ऑफ मार्च तक 31 मार्च। ओके, फिर है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन डेफर्ड पेमेंट विल नॉट बी अवेलेबल। अब इसमें भी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्ड है, उसको रीड करते हैं। एक तो हमने पढ़ा था इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय मोर देन वंस इन 3 consecutive months, the facility of deferred payment will not be allowed unless the duty with interest has been paid in full. Further, the importer shall be permitted to make the deferred payment if he has paid the duty for bill of entry within the due date. Deferred payment तभी अलाउ करेंगे अगर ड्यू डेट में पे कर दिया है। कोई डिफरेंशियल ड्यूटी है फॉर द सेम बिल ऑफ एंट्री अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रीअसेसमेंट विद इन 1 day एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, and the benefit of deferred payment of duty will not be available in respect of the goods which are not assessed or not declared by the importer in the bill of entry. अब ये चीज़ें मैं समझाऊंगा नहीं, कॉमन सेंस से रीड करना, याद समझ आ जानी चाहिए, नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से फर्दर से लेके ऊपर वाला तो मैंने बता ही दिया था, मोर देन वंस अगर देता है इन 3 consecutive months, ये 3 लाइनें मेरे को बताना समझ नहीं आती तो। चलो, और फर्स्ट था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसिलिटी, ये याद कर लेंगे हम। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर फर्स्ट पे लेटर एक डेफर्ड पेमेंट है, ड्यूटी पेमेंट, इट इज अ मैकेनिज्म फॉर डी लिंकिंग ड्यूटी पेमेंट एंड कस्टम क्लियरेंस। ये ड्यूटी पेमेंट और कस्टम क्लियरेंस दो काम अलग अलग कर दिए। द एम इज टू हैव अ सीमलेस वॉर्फ टू वेयर हाउस ट्रांजिट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। अब ये एक सेंटेंस ना याद कर लेना, एज इट इज रट्टा मार के इसको एग्जाम में लिख देना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्योंकि ये ICA के स्टडी मैट में इसी क्वेश्चन में बस एक लाइन यूज करी गई है कि एक सीमलेस वॉर्फ है टू वेयर हाउस ट्रांजिट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग हमारा टाइम टू टाइम हो जाए ताकि गुड्स पहले पहुंच जाए आराम से, पेमेंट आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस वॉज अवर TYK 26। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, टेस्ट योर नॉलेज 29। लेट्स सी।
ये क्वेश्चन नंबर 29 अभी मैंने चेक करा, ये इस चैप्टर का है ही नहीं, इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता। ये रिलेट करता है विद प्रोविजनल असेसमेंट। यहाँ पे है भी प्रोविजनल असेसमेंट। तो ये टॉपिक मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका मिसलेनियस टॉपिक्स है चैप्टर 5.6, इसमें एक प्रोविजनल असेसमेंट है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो इस क्वेश्चन को हम तभी देखेंगे। तो इस TY के 29 अभी के लिए हमारा पेंडिंग है, जब नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कैलकुलेशंस है, तो इसको हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिशियली हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक है। ट्राई करना कि ये जो चार्ट है यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें फुलफिल कर लेना, जितना हो सके यहाँ पे इस चार्ट को फिल करना टाइम लिमिट्स के साथ, ताकि याद करना आसान हो जाए। आई नो चैप्टर और टॉपिक दोनों बहुत ही लेंथी है, इसका शॉर्टकट यही है, इस चार्ट को जितना हो सके यहाँ पे सारी डिटेल्स लेके आओ, सारी टाइम लिमिट, ताकि हमारा एक ही ग्लांस में हम पूरा देख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।